हमारा एमसी जिसे उसके साथी ने धोखा दिया लेकिन फिर से रिवॉल्व होके आ चुका है अपना बदला लेने के लिए। और इस बात का ये बदला सच में काफी खतरनाक होने वाला है और उसी के साथ ये कहानी भी। तो कहानी को एंड तक जरूर देखना, काफी मजा आने वाला है। तो बिना देरी के चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसा वर्ल्ड है जिस दुनिया में सिर्फ मेजेस और उनके जादू को ही महान बताया जाता है और ये कहानी होने वाली है द किंगडम ऑफ मेजेस फ्रूनेज की। जैसा कि हर किंगडम की कहानी में होता है, एक राजा होता है, उसके बेटे होते हैं जो कि तख्त को पाना चाहते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ पर चल रही है एक काफ़ी लंबी वॉर जो कि सिर्फ थ्रोन के लिए है और जिसका अंत शायद आज होने वाला है। जहाँ पर हम तीन बंदे को देखते हैं जो कि एक बंदे के सामने बैठे होते हैं और कहते हैं आज की रात हम नाइन्थ प्रिंस हेज को टेक डाउन कर देंगे। योर हाइनेस, हम इस मोमेंट का सबसे काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। हमारी तो शुरुआत से ही इच्छा यही थी कि आप ही हमारे योर हाइनेस बनो, राजा बनो। वह लड़का भी चिल्लाते हुए कहता है, हे अगर ऐसा करना ही है तो जाकर उस नाइन्थ प्रिंस को जाकर मारो, वह अभी भी पैलेस में बैठा हुआ है। और ये बात ध्यान में रहे कि एक भी विटनेस नहीं छूटना चाहिए। उन सभी को ख़त्म कर दो, गरुडास को, अटेंडेंट्स को और हर किसी को। तभी एक बंदा कुछ कहने का ट्राई करता है, कहता है योर हाइनेस, लेकिन उससे पहले वह कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन चटक चुकी होती है। और यहाँ पर काफी धांसू एंट्री के साथ समन हो जाता है हमारा एमसी जो कि काफी कूल अंदाज में कहता है, घुसपैठ करने के लिए माफी चाहूंगा प्रिंस, तो क्या आप इस सेकंड प्रिंस हो? जब हमारा एमसी उस बंदे की ऐसे खतरनाक हालत कर देता है, सेकंड प्रिंस उस बंदे की हालत को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिरकार कौन है ये बास्टर्ड। तभी उस प्रिंस का एक सबऑर्डिनेट कहता है, लगता है महल में कोई चूहा घुस आया है और इस चूहे को तो मुझे ही संभालना चाहिए। जहां पर उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है। लेकिन जब वह हमारे एमसी की लाल आंखों को देखता है तो वह कहता है, ओ रुको, ये इसकी तो लाल आंखें हैं। ओ रुको, ये तो कूड़ा है, ये तो सबसे निचली जाति का कूड़ा है जो कि हमारे किंगडम में जो बिना मैजिक वाले लोग होते हैं उनमें से है। ये तो है गरुड़ा जो कि मैजिक लेस होते हैं। चलो मैं तुमको कोई पहले बता दूं, तुम्हारे ये स्नीक अटैक्स मेरे ऊपर काम। वह बंदा बात को पूरा ही कर पाता उससे पहले हमारा एमसी की फिस्ट उसके सामने पहुंच चुकी होती है और रख के अपनी हथेली का अटैक करता है उस बंदे के चेहरे पर। जिस अटैक को लेने के बाद वह बंदा वहीं पर गिर पड़ता है। पीछे से वह प्रिंस भी चला रहा होता है, हे लड़को क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम पे ये मैजिक लेस पर्सन भी नहीं मर रहा। लेकिन जब वह उस बंदे की हालत को देखता है जिसके मुंह से टमाटो केचप निकल रहा होता है, उसकी ऐसी हालत देखने के बाद तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं और हमें बताया जाता है ये होती है स्टील स्क्लैग एब्सोल्यूट स्ट्राइक। अगर तुम किसी बंदे के माइंड पर सटीक एंगल के साथ अटैक करते हो तो उसके माइंड झंझना जाता है, सैटर हो जाता है। और वैसे भी हम भी तो ह्यूमंस ही हैं ना, चाहे हमारे पास मैजिक हो या ना हो। हमारे एमसी के ऐसे कोल्ड अंदाज और बंदों को खत्म करने की टेक्निक्स को देखने के बाद तो उस बंदे की यानी कि सेकंड प्रिंस की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। एमसी भी उसकी तरफ कोल्ड अंदाज में देखते हुए कहता है, हे अब तेरा क्या होगा कालिया। तभी हम एक मेज को देखते हैं जो कि अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और तैयार हो जाता है हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पकड़ पाता, हमारा एमसी आकर एक रख के लात मारता है उसके चेहरे पर, जिससे तो लिटरली भाई उसका ऊपर का जबड़ा हिल जाता है। यानी कि एक तरह से उसकी ऊपर के जबड़े की हड्डी डिसलोकेट हो जाती है। एमसी भी कहता है, अब ऐसा होने की वजह से तुम और कोई मंत्र नहीं पढ़ पाओगे। हमारे एमसी की ऐसी खतरनाक टेक्निक्स को देखने के बाद तो वह भी चौंक जाता है और बिना देरी किए अपनी जादुई स्टाफ को उठाता है अटैक करने के लिए। लेकिन हमारा एमसी घूमता हुआ सीधा उसके पीछे आ जाता है और मारता है काफी खतरनाक सी पॉम स्ट्राइक, जिसकी वजह से वह मेज भी उड़ता हुआ सीढ़ियों पर जाकर गिरता है और काफी डरावने अंदाज में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। हमारे एमसी के ऐसे खतरनाक रूप को देखने के बाद सेकंड प्रिंस भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह कहता है, क्यों एक ए रैंक का स्वॉर्ड्समैन और एक ए रैंक का मेज इतनी जल्दी हार गए इस बंदे के हाथों से? क्या ये तो इम्पॉसिबल है, इसने सिर्फ बिना मैजिक के ये सब कर दिया। एमसी भी कहता है, हे आखिरकार इसमें इतनी अजीब भी क्या बात है? वैसे भी यहाँ पर कोई रूल नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि किसी भी मेज को सिर्फ मैजिक से ही हराना है। वह प्रिंस भी अपनी स्वॉर्ड को हमारे एमसी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है, हे क्या तुम्हें हेंज ने तुम मेरे लिए भेजा है? एमसी भी कहता है, मैं एक असासिन हूँ, वो हेंज के लिए नहीं। मैं ये सब सिर्फ अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ। जिसकी बात को सुनकर तो सेकंड प्रिंस भी चौंक जाता है और कहता है, हे आखिरकार कैसी रेडिकुलस बात कर रहे हो तुम? एक दोस्त, क्या वह रॉयलिटी में से है? तुम सिर्फ एक पशुधन हो।
एक पूरी तरीके से मैजिकलेस गरुड़ा, जिनकी इस समाज में कोई भी औकात नहीं है। तुम सब हो सिर्फ हमारे स्लेव्स। जिसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हमारा एमसी भी सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, जहां पर वह प्रिंस अपने आप को बचाने के लिए कह रहा होता है, हे आखिरकार मुझे बताओ तुमको कितने रुपए पे किए गए हैं मुझे मारने के लिए। मैं उनसे डबल पे करूंगा, तुम एक बार मेरी सुनो तो सही। लेकिन इससे ज्यादा वह कुछ कह भी नहीं पाता और हमारे एमसी ने इसको टपका दिया होता है और कहता है, हम कोई लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन नहीं है और ना ही किसी के स्लेव। सेकंड प्रिंस के मर जाने के बाद उनका फ्यूनरल रखा गया और सेकंड प्रिंस की डेथ को कुछ इस प्रकार दिखाया गया जैसे कि वे किसी घातक बीमारी से मरे हों। रॉयल कोर्ट के ऊपर छाई हुई लंबी डार्कनेस का अब समाप्त खात्मा हो गया था, जहां पर हम नाइन्थ प्रिंस हेंज को देखते हैं जो कि एक बुक को पढ़ रहा होता है। तभी वह किसी को नोटिस करता है, जहां पर और कोई नहीं बल्कि होता है हमारा एमसी और वह कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं हेंज। जहां पर हमें उन दोनों को बालकनी में दिखाया जाता है, जहां पर हेंज कहता है, तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया कि तुमने मेरे भाई का ध्यान रख लिया और वैसे मैं अगले सप्ताह राजा बन ही जाऊंगा। एमसी भी कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिर अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है जब तुम्हारा लंबा सपना अब पूरा हो चुका है। हेंज भी कहता है, हे आखिरकार कह क्या रहे हो तुम, ये तो अभी हम दोनों के सपनों की शुरुआत है। और हाँ, एक बात को तो पक्की करना भूल ही गया, जब एक बार मैं किंग बन जाऊंगा यहाँ का तो मैं उन सारे ही नियमों को पलट के रख दूंगा जिनके द्वारा तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाता है और आगे से कभी भी कोई भी तुम्हें स्लेव या कोई पशुधन नहीं कह पाएगा। एमसी भी कहता है, हाँ मुझे पता है तुम ऐसा ही करोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि आखिरकार तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। हेंज कहता है, हे जब मुझे क्राउन पहनाया जाएगा मेरी किंग बनने की सेरेमनी में तुम्हें आना होगा। हमारा एमसी कहता है, अरे नहीं ऐसा है कैसे हो सकता है, मैं तो आखिरकार एक गरुड़ा हूँ जो कि ऐसी किसी जगह पर जाने के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जहाँ पर हिंज कहता है, अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, आखिरकार मैं एक किंग ही बनी जाऊंगा ना, तो मैं तुम्हें वहाँ आने की अनुमति दे सकता हूँ। एमसी कहता है कि तुम्हारा मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई भी बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता और वैसे भी लोगों का दिमाग इतनी जल्दी चेंज तो होता नहीं, मैं भी वेट कर सकता हूँ। तभी वह प्रिंस कहता है और वह प्रिंस भी कहता है, तुम्हारा सिचुएशन को समझने के लिए शुक्रिया और इतना ज़्यादा थॉटफुल होने के लिए भी। और हाँ, वैसे तुम्हारा वापस होम टाउन लौटने के बारे में क्या ख्याल है, वैसे भी तुम्हारी फाइट तो ओवर हो ही चुकी है, तुम्हें थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना चाहिए। एमसी भी कहता है, हाँ तुमने आइडिया तो एकदम अच्छा बताया है, मैं इसके बारे में आगे चल कर सोचूंगा और फाइनली मैं अपने घर भी वापस जा पाऊंगा। जहाँ पर हम अगले सीन में उस एम्पायर से कुछ दूरी पर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी का सीन देखते हैं, जहाँ पर एमसी अपने शरीर को साफ कर रहा होता है। हम उसके शरीर पर काफी सारे स्कार्स के निशान देख सकते हैं जो कि उसे काफी खतरनाक बैटल्स के बाद मिले हैं। वह अपनी साफ सफाई करने के बाद वह दूसरे रूम में आता है, जहाँ पर उसका काफी सारा सामान पड़ा हुआ होता है, कुछ उसकी किताबें और कुछ उसकी ट्रेनिंग का सामान जो कि टूट चुका होता है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद वह भी कहता है, तो फाइट खत्म हो चुकी है? जहाँ पर वह अपने पास्ट के एक सीन को याद करता है, वह प्रिंस को बता रहा होता है, क्योंकि अब मेरे पास कोई मैजिक नहीं है तो मैं थोड़ा तो स्पेशल बन ही जाता हूँ, क्योंकि कोई भी मुझे डिटेक्टर नहीं कर पाएगा और ये स्किल असैसिनेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। प्रिंस भी कहता है, हाँ ये तो सही है, लेकिन आज से हम जिन एनिमीज को फेस करने वाले हैं उनमें कुछ किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेजेस हैं, कुछ मैजिक स्वॉर्ड्समैन हैं और कुछ काफ़ी खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट हैं। एमसी भी कहता है, इतने खतरनाक चैंपियंस के सामने क्या मैं खड़ा भी हो पाऊंगा? इस तरीके से तो मुझे मैजिक को भी सीखना होगा। प्रिंस कहता है, लेकिन रुको, तुम्हारे पास तो माना है ही नहीं तो तुम कैसे? और उस दिन के बाद से हमारे एमसी ने मैजिक के बारे में सच में काफी ज्यादा पढ़ाई की और उसे काफी ज्यादा मास्टर किया किसी भी और पर्सन से, यहाँ तक कि उसने इसे सरपास करने के लिए अपने मार्शल आर्ट्स को भी सच में काफी बेहतर बनाया। और इन बातों को वह प्रिंस को बता रहा होता है। प्रिंस भी कहता है, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया वैन। जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में वैन अपनी एक किताब को देख रहा होता है और उन किताबों को सही संभाल कर रखते हुए कहता है, सच में ये फाइट काफी लंबी थी। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, वह एक मार्केट से होता हुआ गुजर रहा होता है, जहाँ पर एक शॉप वाला पर्सन कहता है, जल्दी यहाँ पर आओ, देखो इसे, ये साउथ से लाए गए फ्रूट हैं जो कि काफी ज्यादा फ्रेश हैं। एमसी भी उनको देखने के बाद कहता है, सच में ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं, वैसे अगर मैं इन्हें घर पर ले जाऊं तो वे काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, तो मुझे भी इनको घर ले जाना चाहिए। और वैसे भी वह तो इन्हें काफी ज्यादा पसंद करती है और वह काफी ज्यादा खुश भी हो जाएगी इन्हें देखकर। हमारा एमसी खुशी दिल के साथ खरीदारी करने लगता है। वह पर्सन भी एक कॉपर कॉइन के बदले उसे देने लगता है, लेकिन तभी वह नोटिस करता है हमारे एमसी की लाल आंखों को और उसे भी पता चल जाता है यह तो है गरुड़ा, जिनके पास मैजिक तो होता ही नहीं।
और उसे नोटिस करने के बाद वह सीधा मना कर देता है अपने फ्रूट्स को उसे देने से और कह देता है, क्या तुम्हें यह बोर्ड टंगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर गरुडास की एंट्री अलाउड नहीं है। अपने साथ होते हुए इस भेदभाव को देखते हुए एमसी फिर कुछ सा हो जाता है और इस बार उसने 2 सिल्वर कॉइन्स को निकाल कर उसे दिखाया होता है, जिन्हें वह मर्चेंट लेने की कोशिश तो करता है, लेकिन हमारा एमसी उन्हें पीछे कर लेता है और कहता है, अब क्या तुम मुझे उनको बेचोगे या फिर नहीं। वह मर्चेंट भी कहता है, ओहो बताओ ना कौन सा चाहिए आपको। वहाँ पर कुछ और भी लोग होते हैं जो कि हमारे एमसी को काफी बुरी निगाहों से देख रहे होते हैं। एक तो यहाँ तक कह देता है कि आखिरकार यह बंदा हमारे कैपिटल में इतना ओपनली के होकर कैसे घूम सकता है, कोई भी इस बंदे के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हें भी कर्ज लग जाएगा और तुम्हारा मैजिक खत्म हो जाएगा। एमसी भी सोचता है एक कर्ज, हाँ इस दुनिया में सिर्फ एक ही स्पीसीज है जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है, एक मैजिक लेस स्पीसीज गरुड़ा। काफी टाइम पहले इस किंग ने एक प्लान बनाया जिसके तहत जितने भी गरुड़ास थे उन सभी को एक लाइव स्टॉक बनाकर रख दिया, यानी कि पशुधन, और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां पर पावर और स्टेटस सिर्फ मैजिक पर ही डिपेंड करता है। और इसी वजह से मैजिक वाले लोग मैजिक लेस लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहे, उन्हें फोर्स किया गया युद्ध में लड़ने के लिए और उन सभी लोगों पर हैवी टैक्सेस लगाए गए, यहाँ तक कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए गए। कंट्री में होने वाले जितने भी बेकार काम थे उन सभी का दोस्त गरुडास को दिया गया। ये सारी चीज़ें मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन अब भी मैं कुछ नहीं कर सकता सिर्फ भटकने के अलावा। इस दुनिया में क्या ऐसा भी कोई दिन होगा जिस दिन मेरा विलेज खुलकर स्माइल कर पाएगा। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो कि कहती है, रुको मेरे लिए रुको। वह वहां से भागकर जा रही होती है कि तभी वह गिर पड़ती है और वहीं पर रोने लगती है। एमसी भी उसे देखकर परेशान हो जाता है और पूछता है, लड़की क्या तुम ठीक हो, और उस लड़के को खड़ा होने में मदद करता है। वह लड़की भी कहती है, मिस्टर आपकी आंखें तो लाल हैं। एमसी को भी लगता है ये भी मेरी ही बेइज्जती करेगी, लेकिन लड़की तो कहती है, मिस्टर सच में आप काफी ज्यादा कूल हो। जिसकी ऐसी बात को सुनकर तो एमसी भी चौंक जाता है, क्योंकि यह लाइफ का पहला ऐसा दिन था जिस दिन उसके घर के अलावा किसी और ने उसकी ऐसी तारीफ की हो। और वह लड़की भी वहां से हमारे एमसी को शुक्रिया कर जाने लगती है और उस छोटी सी बच्ची की प्यारी स्माइल ने हमारे एमसी का दिन बना दिया होता है। एमसी भी सोचता है, आखिरकार हम सभी लोग तो ह्यूमंस ही हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैजिक लेस लोग और मैजिक वाले लोग सभी साथ मिलकर हाथ मिलाएंगे, जैसे कि मैंने और हेंज ने मिलाया है। एक न एक दिन यह कंट्री जरूर चेंज होगी, नहीं मैं और वह दोनों मिलकर इस कंट्री को चेंज करेंगे। यह तो अभी शुरुआत है। जहां पर हमारे एमसी को अपने ब्लेज तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी होती है। एमसी भी चलते चलते सोच रहा होता है, मुझे वहां पर गए हुए 10 साल बीत चुके हैं, मैं सोचता हूँ क्या अभी भी वे मुझे देखकर खुश होंगे। जहां पर वह पास्ट की बातों को याद करता है जब वह अपने घर पर होता है। उसकी मॉम भी उससे कहती है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम वहां पर जाकर क्या काम करोगे, लेकिन जब तुम यहाँ पर वापस आओ तो एक वाइफ जरूर से लेकर आना। उसकी बहन भी कहती है, हाँ बड़े भाई तुम्हें ऐसा ही करना होगा, लेकिन उसके साथ शादी करने से पहले मुझसे मिलाना जरूर। एमसी भी उसकी गाल को खींचते हुए कहता है, मैं वहाँ पर काम करने के लिए जा रहा हूँ, कोई शादी करनी नहीं। उसकी मॉम कहती है, हालांकि अगर तुमने वहाँ जाने का डिसाइड कर ही लिया है तो अपना पूरा मन लगाकर काम करना, अगर तुम्हें वह काम ज़्यादा ही हार्ड लगे तो तुम जब चाहे अपने घर वापस आ सकते हो। उसकी बहन भी कहती है, हाँ भाई, और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट मशरूम सूप बनाऊंगी। अपनी जर्नी के दौरान सेफ रहना। जहाँ पर उसकी फैमिली ने उसको एक लॉकेट भी दिया होता है जो कि हमारे एमसी के पास अभी भी होता है, जिसे देखकर एमसी अभी भी काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब वह अपने विलेज पहुंचता है तो वह देखता है उसका पूरा विलेज फ्लेम्स में ढका हुआ होता है, जिसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। वह देखता है उसके ब्लेज के चारों तरफ फायर ही फायर होती है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या सभी लोग ठीक होंगे। जहाँ पर वह चिल्लाते हुए भी कहता है, ये मैं हूँ वैन, क्या सभी लोग ठीक हो, आखिरकार कहाँ हो तुम। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है एक पर्सन की तरफ जो कि वहीं जमीन पर लेटा होता है। लेकिन जब वह उसके पास जाकर देखता है तो वह खत्म हो चुका होता है, जिसके शरीर पर काफी गहरे स्वॉर्ड के निशान होते हैं। लेकिन जब वह अपने बगल में नजर घुमा कर देखता है, उसके ब्लेज के और भी लोग टपके पड़े होते हैं, यहाँ तक कि गांव के लोगों औरतों किसी को भी नहीं। जैसे सीन को देखने के बाद हमारे एमसी की रूह कांप जाती है। वह भी सोचता है, क्या यहाँ पर कोई बैंडेड अटैक हुआ था, लेकिन बैंडिट्स को इतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं थी, वे तो लूटपाट करने के बाद चले जाते। रुको, मेरी माँ और रेन वो तो यहाँ पर है ही नहीं, प्लीज 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 जिंदा रहना, मैंने ये सब उन्हीं के लिए तो किया था और उन्हीं के लिए मैं अब तक लड़ता रहा। मैं तो उन्हीं के लिए इस कंट्री को ऐसा बनाना चाहता था जहां पर वे दोनों हंसी खुशी आराम से रह सके। लेकिन वह किसी को पेड़ से लटका हुआ देखता है, जिस सीन को देखने के बाद तो वह भी वहीं खड़ा रह जाता है और उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है,
मदर। और वह जब उसके पास जाकर उसे देखने की कोशिश करता है, वह सच में उसकी माँ होती है, जिसे देखने के बाद तो उसकी दुनिया ही खत्म हो चुकी हो। और वह वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी कोई टूटी सी आवाज में कहता है, ब्रदर। और यह और कोई नहीं बल्कि होती है लेना, जो कि इतने के साथ ही वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। हमारा एमसीयू भागकर उसी के पास जाता है, उसे गोदी में उठाते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। जहाँ पर उसकी बहन भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाती, वह भी कहती है, भाई भागो, वे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। एमसीयू सोचता, क्या मेरे पीछे? वह भी सोचता है, क्या वह सेकंड प्रिंस के लोग हो सकते हैं? लेकिन रुको, ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी एमसी कहता है, रुक जाओ, अब मत बोलो ज्यादा, मैं तुम्हें जल्दी से सेफ जगह पर ले जाता हूँ। लेकिन तभी वह देखता है वहां पर उसका काफी सारा ब्लड बह चुका होता है, जिसे देखने पर उसे पता चल जाता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। उसकी बहन बड़ी हिम्मत करते हुए कहती है, भाई मैं कुकिंग में सच में काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी, मैं चाहती थी कि तुम मेरा हाथों का बना खाना खाओ। जहाँ पर हमारा एमसी ज्यादा कुछ नहीं सोच पा रहा होता, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे होते हैं, जो कि सीधा लेना के चेहरे पर गिरते हैं। लेना भी अपने हाथों को भाई के गालों के पास ले जाते हुए कहती है, ब्रदर प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करना, यह तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। और ऐसा कहने के साथ ही उसके हाथ जमीन पर गिर जाते हैं, यानी कि उसका भी काम तमाम। इसी के साथ हम देखते हैं एक स्वॉर्ड को, जो कि हमारे एमजी के सीने के आर पार हो चुकी होती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े एक नाइट ने करी होती है। तभी एक बंदा कहता है, वेल डन, जैसा कि हमें इंपीरियल आर्मी से मानना ही चाहिए था, विद्रोहियों की आर्मी का लीडर वैन, हमने उसे मार डाला। वे खुशी का जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी वह आर्मी का एक बंदा नोटिस करता है कि वैन अभी भी जिंदा है, जो कि काफी खतरनाक आंखों के साथ उन्हीं की तरफ देखने लगता है। वह नाइट व्यू से देखने के बाद कहता है, रुको, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने अभी अभी जो तुम पर स्ट्राइक मारी थी वो तुमने डॉज नहीं की थी ना, या की थी? तभी एमसीयू उसकी तरफ घूरते हुए देखता है और कहता है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वह नाइट भी कहता है, कैसा पिटीफुल बास्टर्ड है, चलो मर जाओ। एमसी भी काफी गंभीर होते हुए कहता है, चलो मैं तुमसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर तुमने मेरे विलेज का ये हाल क्यों किया? आखिर तुमको ऑर्डर किसने दिए थे? वह बंदा भी कहता है, अरे ये तो हमें हिज हाइनेस ने नहीं, हिज मैजेस्टी हेंज ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि गरुडास की इस कंट्री में कोई भी जरूरत नहीं है। एमसी चिल्लाते हुए कहता है, तुम झूठ बोलते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वह तुम्हें ऐसा ऑर्डर कभी नहीं दे सकता। लेकिन तभी उन नाइट्स के पीछे से कोई आता है, जो कि कहता है, यह पूरा हुआ। हे वैन, जिसे वहां पर देखने के बाद तो हमारा एमसी भी शांत हो जाता है। वह कुछ सोच भी नहीं पा रहा होता, वह फुल डाउट में जा चुका होता है। जहां पर वह आते हुए कहता है, तुमने अपने प्यारे पल बिता लिए हैं, मैं भी इंतजार करते करते बोर हो चुका था। और देखो तो सही, तुम तो फल भी लाए थे अपने फैमिली के लिए, लगता है काफी लंबा टाइम हो गया तुमने अपनी फैमिली को देखे हुए। एमसी भी कप कपाती हुई आवाज में कहता है, आखिर क्यों? वहां पर वह प्रिंस भी कहता है, क्यों? यह पूरा फॉल्ट तुम्हारा ही है वैन। ये असासिन्स जिन्हें किसी भी मैजिक द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, कहीं भी घुस जाते हैं, यहाँ तक कि अपने ब्रूट स्ट्रेंथ का यूज करते हुए मेजेस को भी खत्म कर देते हैं। और गर्डाज जो इनको क्रिएट करते हैं, तुम दोनों ही इस कंट्री की शांति के लिए एक थ्रेट हो, तो तुम्हें तो खत्म होना ही था ना। एमसी भी खड़े होते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ चाल चली। प्रिंस भी कहता है, अरे नहीं, मैंने तो वही काम किया जो कि मैंने पहले कहा था तुमसे। आज के बाद से पूरे किंगडम में किसी भी गरुड़ा के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और यह पूरी तरीके से मिट जाएगा पूरे गरुड़ा स्पीसीज के साथ। और वह इतना कहता ही है कि एक नाइट हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है उस पर खत्म करने के लिए, लेकिन एमसी अपने एक हाथ से ही उसके अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर तो वह नाइट भी चौंक जाता है। एमसी काफी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा हेंज। सारे नाइट्स तैयार हो जाते हैं हमारे एमसी को अटैक करने के लिए, और वहां पर प्रिंस हेंज भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तुम तो एक मॉन्स्टर हो वैन। जहाँ पर सारे नाइट चलाते हुए कहते हैं, हिज मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करो। जहाँ पर हम हमारे एमसी को देखते हैं, वह भागने लगता है, और उन सारे नाइट्स के बीच में से होता हुआ हमारा एमसी उनके पीछे आ जाता है, और गर्डास की सीक्रेट आर्ट के साथ उस प्रिंस पर अटैक कर देता है, जिसका नाम होता है फाइनल ब्लूम। वहीं दूसरी तरफ से प्रिंस ने भी अपने अटैक को तैयार कर लिया होता है। वहां पर हमको देखने को मिलता है हमारे एमसी और उस प्रिंस के अटैक के बीच में काफी खतरनाक सा क्लैश, जिस अटैक के बाद लिटरली भाई वहां की पूरी जमीन एकदम समतल हो चुकी होती है। जितने भी नाइट्स थे उन सभी का खात्मा भी हो चुका होता है। हमारा एमसी अभी भी उसके सामने खड़ा होता है। प्रिंस भी कहता है, तो तुम अभी भी
एक गरुड़ा की डेड बॉडी को बचाने के लिए लगे हुए हो। तुम शुरुआत से ही ऐसे थे वैन, तुम मरते मरते भी हार नहीं मान रहे। तुम सच में एक होपलेस बास्टर्ड हो। अलविदा वैन, तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। और ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगता है, जहां पर हम देख भी सकते हैं हमारे एमसी ने अपनी बहन की डेड बॉडी को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है। वहीं ये कमीना प्रिंस अपने जिंदा नाइट्स को भी नहीं बचा पाया। वहां पर हमारा एमसी खत्म हालत में पड़ा होता है। तभी कोई तो उसके पास आता है जो कि कहता है, इतनी लंबी नींद से जगने के बाद मैं इस सब को एंड ऐसे नहीं होने दे सकता। और यह कोई फॉक्स लग रही होती है और वह कहता है, मेरा रिवेंज अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा और अगली बार ये चीजें तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मजेदार होंगी। तभी धीरे धीरे हमारे एमसी की आंखें खुलने लगती हैं। वह अपने आप को अपने घर के अंदर देखता है और वह अपने हाथ को हिलाते हुए देखता है। वह कहता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? आखिर मैं हूँ कहाँ? यह जगह तो थोड़ी फैमिलियर सी लग रही है। जहाँ पर उसकी बहन भी आती है, वह कहती है, ओ भाई तुम जगाए। जहाँ पर हमारा एमसी कहता है, ओ रीना तुम अभी भी जिंदा हो? जहाँ पर उसकी बहन कहती है, अरे भाई तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अभी भी सोए हुए हो? इस सब को देखने के बाद हमारे एमसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता। वह भी सोचता है, क्या क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? उसकी बहन उसके पास आते हुए कहती है, अरे अब जग भी जाओ, जाकर अपना चेहरा धो। आज हमारी मॉम ने हमारे लिए एक दावत बनाई है। हमारा एमसी कहता है, क्या सेलिब्रेट करने वाली क्या चीज को? उसकी बहन कहती है, क्या तुमने कुछ ही नहीं पता? आज तुम्हारा बर्थडे है। उसकी माँ भी वहाँ आती है और कहती है, हाँ बहन ये सही है, तुम जल्दी से बाहर आओ, तुम आज 15 साल के होने वाले हो। जहाँ पर हमारा एमसी अपने आप को आईने में देखता है और कहता है, क्या मैं 10 साल पहले आ गया? फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वे हमारे एमसी के जन्मदिन को मनाने के लिए एक थोड़ी दूर जगह पर आए होते हैं अपने ब्लेज से। जहाँ पर हमारे एमसी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता उस सारे सीन को देखकर, जहाँ पर उसकी मदर अपने सामान को बाहर निकालते हुए कहती है, एक ऐसे सुहाने दिन पर घर के अंदर रहना सच में इस दिन को बिगाड़ने वाला चीज है। उसकी बहन भी कहती है, हाँ माँ आज का वेदर सच में काफी ज्यादा परफेक्ट है। एमसी तो अभी भी सोच रहा होता है, क्या सच में मैं कोई सपना तो देख रहा हूँ शायद। और वहीं ऊपर से वह अपने ब्लेज को भी देख रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर काफी जोर की हवा चलने लगती है और सच में काफी प्यारा व्यू देखने को मिलता है। तभी फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ हमारे एमसी के पास जाने लगती हैं। तभी हमारा एमसी भी उनमें से एक पंखुड़ी को अपने हाथ में पकड़ते हुए महसूस करने लगता है। एमसी की ऐसी फुर्ती को देखने के बाद उसकी बहन भी चौंक जाती है। एमसी सोचता है, नहीं यह तो एकदम सच है। मैंने जो मार्शल आर्ट्स जो देखी थी और जिनको सीखा था उनको मैं अभी भी अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। मेरे टाउन के जलने की वह स्मेल, मेरी बहन रेना के वे अंतिम शब्द, यहाँ तक कि मेरे चेस्ट का वह पेन जो कि जब उसने मुझे स्टैब किया था तब का वह चिल्लाने की आवाजें, वे सब सच थी। अपने भाई को ऐसे ख्यालों में डूबा हुआ देखकर उसकी बहन ये कहती है, ए भाई क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है? एमसी मना करते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। उसकी माँ भी उसे उस दावत बुलाते हुए कहती है, जल्दी आ जाओ, सब कुछ एकदम तैयार है। सच में ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। जहाँ पर उसकी माँ और उसकी बहन दोनों उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। वहीं से कुछ दूरी पर हम कुछ बंदों को फॉरेस्ट से घोड़ों पर जाता हुआ देख सकते हैं, जिनके मन में भी यही सवाल होता है, ये हंट हमारे लिए सच में काफी ज्यादा ही हार्ड होने वाला है, क्योंकि वे लोग कुछ क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे होते हैं और उन्हीं के बीच में एक मेज भी होती है। तभी एक नाइट कहता है, हमें माफ करना, हम उनमें से सिर्फ कुछ मेजेस को ही पकड़ पाए हैं, लेकिन ए और ए रैंक के ऊपर के मेजेस को अभी भी नहीं पकड़ा गया है। वह लड़की उन पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार नाइट्स कर क्या रहे हैं? अगर किसी सिटीजन को कोई चोट लग गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तभी एक नाइट कहता है, अरे अरे इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ से आगे गर्डास का ही तो डिस्ट्रिक्ट है, और वैसे भी तुमने ये मैजिक एकेडमी में तो पढ़ ही लिया होगा कि वे कोई सिटीजन नहीं है, वे हैं सिर्फ लाइव स्टॉक। जिस बात को सुनने के बाद वह लड़की भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वह ज्यादा दंगा फैलाती नहीं और वहाँ से सीधा निकल जाती है। तभी सीन वापस हमारे एमसी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि अभी भी अपने डिलीशियस खाने का आनंद ले रहा होता है। वह कहता है, यह टेस्ट सच में नॉस्टैल्जिक है। तभी हमारे एमसी की मॉम भी कहती है, वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए इसे कई दिनों पहले भी बनाया था और ये अच्छा तो होना ही है। तभी हमारा एमसी कहता है, हाँ ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे ये तभी तो काफी ज्यादा पसंद है। तभी हमारे एमसी की बहन उसके पीछे से आते हुए कहती है, हाँ मैंने भी इसे बनाने में काफी ज्यादा मदद की थी मॉम की। एमसी भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ तभी तो मैं देखूं इस मशरूम सूप में मशरूम के साइज छोटे बड़े कैसे हैं। जिस बात को सुनकर उसकी बहन भी चढ़ जाती है, जो कि गुस्सा करते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एक बार फिर से अपनी फैमिली को हंसता खेलता हुआ देखकर एमसीयू का ज्यादा खुश हो जाता है और वह सोचता है, मैं इस दुनिया में सच में 10 साल पहले आ चुका हूँ। क्या मुझे एक बार फिर से चांस दिया गया है इस सबको खत्म करने का? लेकिन आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए वैन?
जो कि काफी ज्यादा परेशान भी लग रहा होता है, जिसके इस फेस को देखने के बाद उसकी मॉम भी चिंतित हो जाती है। वो कहती है, वैन तुम अभी भी इसके बारे में चिंता कर रहे हो? जहाँ पर एमसी अपनी मदर की चिंता को समझते हुए कहता है, हाँ यह सही है। जब कोई गर्दा लड़का 15 साल का हो जाता है तो उसे अपना एक पाथ चूज करना होता है, लेकिन मेरे लिए ना ही मेरे कोई फादर है, ना ही मेरी फैमिली का कोई ट्रेड रूट है जिसे मैं इनहेरिट कर सकूं। यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ 3 चॉइसेस हैं, या तो गरुड़ा टाउन में जाकर कोई छोटी मोटी जॉब करना, या फिर इस टाउन को छोड़कर बाहर जाकर कोई लाइफ को रिस्क में डालने वाली लेबर जॉब करना जिसमें हमें काफी निचले दर्जे का समझा जाता है, या फिर एक मर्सनरी बनना। वैसे तो गरुड़ास के पास इतना ज्यादा मैजिक होता ही नहीं है, लेकिन इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल होती है, और इसी वजह से उन्हें डिटेक्ट कर पाना इतना भी आसान नहीं है, और इस तरीके से वे एक एक्सीलेंट स्काउट बन जाते हैं। जब कोई किंगडम अपने नेबर किंगडम के साथ फाइट करता है तो गरुडास के मर्सनरीज को फ्रंट लाइन पर फेंक दिया जाता है, और इस तरीके से गरुडास रेगुलर आर्मी के लिए एक कैनल फोल्डर बन जाते हैं, और अगर वे सरवाइव कर जाते हैं तो उन्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड दिया जाता है। जहाँ पर हमारे एमसी की मदर उसे गले लगाते हुए कहती है, और उसकी मदर कहती है, मैं यह नहीं कहती कि मर्सनरी बनना इतना ज्यादा बुरा है, क्योंकि आज हम जो खाना खा पा रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से है, जो कि उस वॉर में लड़ने गए थे, लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे हो। जहाँ पर अपनी मदर की बातों को सुनने के बाद वह भी मन में सोचता है, बेसिकली गरुड़ा मर्सनरीज की जो कैजुअलिटी रेट होती है वह सच में काफी ज्यादा हाई होती है, फिर भी काफी सारे लोग इसे सरवाइव करने के लिए चुनते हैं। मेरी पिछली लाइफ में मैंने मेरी माँ के आदेशों को डिसोबे किया था और जिद करके जाकर सीधा मर्सनरी बन गया था, और यह वही टाइम था तब मैं उस बंदे से मिला था, प्रिंस हेंज से। तभी अचानक से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर उस विलेज का बड़ा वाला घंटा बजने लगता है। एमसी भी अपने विलेज की तरफ देखता है, और तभी उसे कुछ याद आता है। वह सोचता है, अरे नहीं, मैं इसे कैसे भूल गया, और वह वहाँ से भागकर जाने लगता है और कहता जाता है, लेना मम्मी आप गाँव से दूर ही रहना। जहाँ पर वे दोनों उसे पीछे से पुकारते हुए पूछ रहे होते हैं, आखिरकार तुम जा कहाँ रहे हो, रुको तो जरा। लेकिन हमारा एमसी किसी की नहीं सुनता। वहाँ पर हम कुछ नकाब पहने हुए बंदों को देखते हैं, जिसने काफी सारे ब्लेजर्स को पकड़ कर रखा हुआ होता है, जिनमें एक पागल बंदा कहता है, हमें हमारी सेक्युलर ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करना होगा, और ये काम हमें ही करना होगा, क्योंकि हमारे किंगडम ने तो इन्हें छोड़ दिया है और इन्हें गरुड़ा की आबादी दे दी है। ये बेकार के लोग ये डार्कनेस से जन्मे हैं, और ये डार्कनेस को ही समन करेंगे। जहाँ पर हमारा एमसी उन्हीं के बीच में होता है, वह सोचता है, इन्हें प्यूरिफायर्स कहा जाता है। प्यूरिफायर ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि कट्टरपंथी है, और यह किंगडम के मेजेस का एक ग्रुप है। ये सच में काफी बड़े कट्टरपंथी हैं, यहाँ तक कि चर्च ने भी उन्हें अंधभक्त कहकर वहां से निकाल दिया है। उनके मन में अंदर सिर्फ एकमात्र विश्वास यह है कि ये जितने भी गरुडास हैं ये डेविल के एजेंट हैं, जिन्हें खत्म हो जाना चाहिए। मेरे 15वें जन्मदिन के दौरान प्योरीफायर्स कैपिटल से भागकर इधर आ गए थे, और वहाँ कैपिटल के लोग उन्हें चेज कर रहे थे। वे जितने भी प्योरीफायर्स थे वे सीधा रॉयल कैपिटल से हमारे गरुडास के डिस्ट्रिक्ट में आ गए, क्योंकि आखिरकार इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं, और इस वजह से इन लोगों ने इस टाउन को कैप्चर कर लिया, और उन्होंने यहाँ पर आकर हर वो दुष्कर्म किया और क्राइम किया जो वो कर सकते थे। और उस टाइम पर मैं अपनी फैमिली के साथ सिर्फ छिप सकता था, लेकिन इस बार पूरा टाइम अलग है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा एमसी उनके झुंड से अलग होते हुए वहां से जाने लगता है, और दीवारों के पीछे से होते हुए वह एक काफी ऊंची सी दीवार पर चढ़ जाता है, जहाँ पर वह संकी बंदा कहता है, अब मुझे इस टाउन को प्यूरिफाई करना होगा। घबरा मत गरुड़ा, ये प्यूरिफाई फ्लेम्स ये तुम्हें पूरी तरीके से तुम्हारे बुरे कामों को खत्म कर देंगी। तभी हम उसके ऊपर हमारे एमसी को देखते हैं, जो कि अपने बेसिक टैक्टिक्स का यूज करते हुए ऊपर से उस बंदे के ऊपर कूद जाता है, और सीधा आकर उसे पीछे से लॉक कर लेता है। और एमसी बताता है, किसी भी फाइटिंग की बेसिक टैक्टिक्स यही होती हैं कि अपने दुश्मन को बिना पता लगे पीछे से आकर उसे पकड़ लो, और इस सब के दौरान प्राइमरी टारगेट उस बंदे का ब्रेन यानी कि दिमाग, स्पाइनल या स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए, और उनके कुछ करने से पहले इस सब को डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि वे यूज कर ही ना पाए मैजिक का अपने। और ऐसा ही कुछ हमारा एमसी करता है, उस बंदे को वही निपटा देता है बिना कुछ करे। बाकी के प्यूरिफायर्स की नजर हमारे एमसी की तरफ जाती है, और गरुडास भी हमारे एमसी को देखकर चौंक जाते हैं। वहां पर हमारे एमसी उन सभी के बीच में एक हीरो की तरह खड़ा होता है। तभी एक प्यूरिफायर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करवा था उससे पहले ही हमारा एमसी आकर उसी की स्वॉर्ड से उसी को छल्ली कर देता है, और बताता है, किसी भी बंदे के मैजिक वेरियर को बिना मैजिक के डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि मेरे पास मैजिक है ही नहीं, तो मैंने उसी के वेपन का यूज करते हुए मैजिक वाले उसी को ही खत्म कर दिया। जहाँ पर हम एक और मेज को देखते हैं, जो कि अपने इलेक्ट्रिक अटैक को बना रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी फुर्ती दिखाते हुए दूसरे मेज को लात मार के साथ
उस पहले मैजिक वाले मेज की तरफ भेज देता है और तेजी के साथ वह उस मेज के पास आ जाता है और करता है अपने हथेली का एक काफी खतरनाक सा अटैक उस मेज के ऊपर। वह देखता है वहां पर सिर्फ 3 मेजेस बचे होते हैं, लेकिन तभी कोई चिल्लाता है रुक जाओ। वह देखता है एक और प्यूरिफायर को जिसने एक गरुड़ा को पकड़ रखा होता है। वह बंदा कहता है अपने घुटनों के बल बैठ जाओ तुम डीमन बास्टर्ड, जल्दी से मैंने जैसा कहा है वैसा करो, नहीं तो ये लड़की खत्म हो जाएगी। एमसीबी सोचता है डैम इट, ये क्या हुआ, मुझे नहीं लगा था कि प्लाजा के बाहर भी और होंगे। एमसीबी कहता है ये तो फेयर नहीं है, अगर मैंने गिव अप कर दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। लेकिन वह बंदा अपनी तलवार को उस लड़की की तरफ बढ़ाने लगता है और एमसी को डराने लगता है और कहता है जल्दी करो नहीं तो ये लड़की खत्म हो जाएगी। हमारा एमसी चलाते हुए उसे रुकने के लिए कहता है और उसके कहे अनुसार घुटनों के बल बैठ जाता है, जिसे देखने के बाद तो वह बंदा भी खुश हो जाता है। जहाँ पर वह चलाते हुए कहता है तुम्हें तो यह काम शुरुआत से ही कर देना चाहिए था। तभी एक प्यूरिफायर आकर हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, जिससे एमसी दूर जाकर गिरता है। तभी बाकी के तीनों प्यूरिफायर्स आकर एमसी को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। तभी पीछे वाला प्यूरिफायर कहता है हे आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से इसे खत्म करो। जहाँ पर दूसरा प्यूरिफायर कहता है हे आखिरकार कह क्या रहे हो तुम, इसने हमारे कमांडर को खत्म किया है, इसे इतना आसानी से मारना तो नहीं चाहिए। लेकिन पीछे वाला प्यूरिफायर डरते हुए कहता है यह बास्टर्ड, मुझे इससे काफी बैड फीलिंग आ रही है। जहाँ पर वह हमारे एमसी के पीछे उसी वुल्फ का ऑरा देख पा रहा होता है और वह प्यूरिफायर कहता है हमें इसे जल्दी से खत्म करना होगा, मुझे बैड फीलिंग आ रही है, यह कुछ बुरा हो सकता है। और ऐसा कहने के साथ वह उस लड़के को छोड़कर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कोई लड़की अपने फ्रीज मैजिक का यूज करती है, जिससे तो वह उस बंदे को जमा कर रख देती है और बाकी सारे प्यूरिफायर्स भी जमने लगते हैं। वह लड़की सभी से हिलने के लिए मना करती है और कहती है हे हिलना बंद करो, अगर एक बार ये आइस टूट गई तो मैं तुम्हें फिर से फिक्स नहीं कर पाऊंगी। तुम पागल लोगो, तुम्हारा ये मजा यहीं खत्म होता है। किंगडम के जस्टिस के नाम पर तुम्हारा यह आतंक यहीं खत्म हुआ और अब तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। वह मेज भी चौंक जाता है, कहता है क्या यह कैपिटल की रीइंफोर्समेंट है। एमसी भी देखकर चौंक जाता है, वह सोचता है क्या कैपिटल की रीइंफोर्समेंट, लेकिन मेरी पिछली लाइफ में तो इन्हें आने में काफी ज्यादा देर लगा दी थी। तभी वह प्यूरिफायर बाकी के प्यूरिफायर से चिल्लाते हुए कहता है हे आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, जाकर जल्दी से उस लड़की को मारो। लेकिन जब वह अपने बगल में देखता है बाकी के प्यूरिफायर्स जम चुके होते हैं। जहाँ पर वह लड़की उसके पास आते हुए कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये सब खत्म हो चुका है। और बाकी के नाइट्स को ऑर्डर देते हुए कहती है जल्दी से इन्हें पकड़ लो और इनके सारे वेपन्स को ले लो। उस लड़के के कहे अनुसार वे नाइट्स उन प्यूरिफायर्स को संभालने लगते हैं और वे लड़की सीधे हमारे एमसी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस लड़की को हमारे एमसी अपने सामने खड़ा देख कर चौंक जाता है। वह लड़की भी कहती है हे तुमने सच में 3 प्यूरिफायर्स को टेक डाउन कर दिया, जिसकी बात सुनकर तो एमसी भी कुछ नहीं कह पाता और जिसके ऐसे घबराए हुए चेहरे को देख वह लड़की भी हंसती है और उसके पास बैठते हुए कहती है अरे घबराओ मैं तुमको इस सब का क्रेडिट जरूर दिलवाऊंगी। क्या तुम्हें वह प्यूरिफायर दिख रहा है जो कि वहाँ पर मरा पड़ा है, उसके पास इतनी मैजिक पावर थी कि वह पूरे ही तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट को जलाकर राख में बदल सकता था। सच बताऊं तो मैं उसे हैंडल करने के बारे में सच में काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं उसे हरा नहीं पाती, लेकिन मैं ज़्यादातर डैमेज को अवॉइड करना चाहती थी। लेकिन तब जब तुमने उस पर अटैक किया तो तुम्हारी वजह से हमने उसको काफ़ी आसानी से पकड़ लिया। हमारा एमसी समझ जाता है कि आखिरकार इस लाइफ में ये रीइंफोर्समेंट इतनी जल्दी क्यों आई, क्योंकि हमारे एमसी ने सबसे खतरनाक मेज को तो पहले ही टेक डाउन कर दिया था। वह लड़के कहती है अब बताओ मुझे आखिरकार तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर क्या चाहिए। एमसी भी खड़ा होते हुए कहता है अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आखिरकार मैं ही वो हूँ जिसे तुमने बचाया है, तो तुम्हारा शुक्रिया। लड़की भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है गरुडास के पास सच में कुछ इंटरेस्टिंग बच्चे हैं, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। एमसी भी अपना नाम बताता है जो कि कहता है मेरा नाम वैन है और वह लड़की भी अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम हेलेना है। वैसे वैन तुम्हें मैजिक अकेडमी आना चाहिए। अकेडमी के नाम को सुनकर एमसी भी चौंक जाता है, कहता है अकेडमी। एमसी यानी कि वैन कहता है क्या तुम्हारा अकेडमी से मतलब मैजिक अकेडमी से है। बताया जाता है यह एक बोर्डिंग स्कूल है जिसे किंगडम द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है और अच्छे अच्छे टैलेंट को गैदर करना इसका एकमात्र पर्पस है। और वह लड़की कहती है यहाँ तक कि कॉमनर्स और फॉरेनर्स कोई भी यहाँ पर एनरोल कर सकता है जब तक कि वे इसके एग्जाम को पास कर सकते हो। एमसी भी सोचता है मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैंने इसका नाम पास्ट लाइफ में कई बार सुना है। पास्ट लाइफ में काफी सारे मेजेस, काफी सारे हीरोज, काफी सारे वॉरियर्स जिन्हें आगे चलकर काफी ज्यादा सम्मान मिला, उनमें से काफी सारे लोग मैजिक अकेडमी से ही पढ़े थे। एमसी भी कहता है लेकिन आखिरकार मैं ही क्यों। हेलने कहती है क्या हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं। तभी वह हमारे एमसी के हाथ को पकड़ती है और वहाँ से उसे ले जाने लगती है। एमसी भी कहता है हे लेडी आखिरकार आप मुझे ले कहाँ जा रही
हो। हिलने कहती है आखिरकार किसे ही पता है, मैं इस विलेज में पहली बार आई हूँ तो तुम मेरे गाइड बनोगे और मुझे यहाँ पर पूरे विलेज को दिखाओगे। वैन भी उसकी बात को देखकर चौंक जाता है और ऐसे ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर वे घूमते घूमते एक अच्छी सी जगह पर आ जाते हैं। एमसी भी कहता है यह एकदम शांत जगह है जैसा कि तूने मेंशन किया था, अब यहाँ पर तुम जो कहना चाहो कह सकती हो। उस लड़की की भी टोन बदल जाती है, वह कहती है तुमने सच कहा, यह प्लेस एकदम वैसी है जैसे कि किसी को भी मारने के लिए एकदम परफेक्ट। और ऐसा कहने के साथ वह अपने मैजिक को भी एक्टिवेट कर लेती है। अचानक से उसे ऐसा करते देख हमारा एमसी भी चौंक जाता है, जहाँ पर उस लड़की ने हमारे एमसी पर अपने आइस एरो के साथ अटैक भी कर दिया होता है। लेकिन वैन अपने पावर्स का यूज करते हुए फिजिकल स्ट्रेंथ वाली तुरंत उस लड़की के पीछे आ जाता है। हेलेन भी चौंक जाती है, वह कहती है क्या फ्लैश स्टेप का यूज किया, लेकिन मैंने तो कोई मैजिक डिटेक्ट ही नहीं किया, यह तो एकदम प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ है। यह तो अचानक से मेरी नजरों से ओझल होते हुए मेरे ब्लाइंड स्पॉट पर आ गया, जहाँ पर हमारा एमसी अटैक करने के लिए एकदम तैयार होता है और रुक जाता है। वह कहता है अब नाटक करना बंद करो। हेलने भी कहती है आखिरकार तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नाटक कर रही थी। वैन बताता है कि जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था तब मुझे कोई भी किलिंग इंटेंट महसूस हुआ ही नहीं था। वह लड़की भी हंसते हुए कहती है तुमने आज तक ना जाने कैसी तो जिंदगी जी है अपनी इस उम्र में भी, जो तुम एक अनुभवी फाइटर की तरफ बात कर पा रहे हो। वैन भी कहता है क्या तुम मुझे चढ़ा रही हो। हिरनी भी कहती है नहीं, ये मेरा नेचर है, मैं इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी आंखों से ही देखना चाहती हूँ। तुम्हारे पास सच में इतनी स्ट्रेंथ तो है कि तुम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही बिना किसी मैजिक के उन इमेजेस को तो हरा ही सकते हो। वैन भी कहता है आखिरकार ऐसा करने से होगा क्या। हिरनी कहती है हाँ ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन एक विचार मेरे मन में आया, शायद ऐसा हो सकता है कि तुम ही वो पर्सन हो जो कि भाग्य को बदलोगे गरुड़ाज की। जिस बात को सुनकर वैन भी चौंक जाता है। हेनले बताती है अगर तुम एकेडमी में एंटर करोगे तो यह। वैन कहता है तुम मुझसे ये मत कहना, तुम कह रही हो नाइटली कन्फर्मेंट में। हेनले भी कहती है हाँ तो तुम इसके बारे में जानते हो एग्जैक्टली, तुम्हारी इन स्किल्स के जरिए तुम एकेडमी के नाइट लीग कन्फर्मेंट के एक कैंडिडेट बन सकते हो। बताया जाता है नाइट लीग कन्फर्मेंट यह एकेडमी का एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा उन लोगों को अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाते हैं, और ना ही उनके जन्म को देखा जाता है कि वे नोबल हाउस में जन्मे हैं या नहीं। उनको एक राइट दिया जाता है जिसके यूज करते हुए वे अपने लिए इस एम्पायर में एक नोबल हाउस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ तक नहीं बल्कि उनके जन्म स्थान के रिलेटेड उनको एक काफी बड़ी जगह भी दी जाती है। तुम्हारे केस में यह पूरा गर्डास का टाउन हो सकता है। इस बात को सुनकर तो एमसी भी चौंक जाता है, जहाँ पर वैनम अपने मन में सोचता है यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मैंने पहले नहीं सोचा हो, लेकिन पहले से एकदम विपरीत मेरी अभी भी एज बची हुई है और मैं एंट्रेंस एग्जाम दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। हेनले भी कहती है हाँ तुम बता सकते हो। वैन बताता है पहला क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एक नोबल रिकमेंडेशन चाहिए होता है ना। लड़की भी कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिख दूंगी एक, और मुझे यह जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम मेरी आइडिया को सच में काफी सीरियसली ले रहे हो। तो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। जहाँ पर हमारा एमसी दूसरा प्रश्न करते हुए कहता है मैं एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है, क्या मैजिक एकेडमी में जाना मेरे लिए ठीक रहेगा। वैसे भी ये थोड़ा रिडिकुलस साउंड करता है, आखिरकार तुम क्या सोचती हो इस बारे में। लड़की भी कहती है हाँ ये थोड़ा तो है, लेकिन जिन भी लोगों ने पास्ट में कन्फर्मेंट को पाया था उन्होंने काफी सारे ट्रेडिशंस को भी तोड़ा, लेकिन उन सभी लोगों में एक चीज तो कॉमन थी कि उन्होंने मैजिक के अलग अलग प्रिंसिपल्स को फाइंड किया। कईयों ने मैजिक पोशंस को क्रिएट किया, कईयों ने मैजिक सर्कल्स को रीड किया। सिर्फ मैजिक को यूज करना यह मैजिक का प्रिंसिपल नहीं है। एक मेज को बिना मैजिक का यूज करते हुए हरा देना तुम्हारा यह पाथ सच में कन्फर्मेंट को पा सकता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि तुम्हारा यह पाथ कन्फर्मेंट को ना पा पाए। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ सभी की नजरों में आ गई तो बस तुम्हें इतना ही करना है। वैन भी कहता है तुमने जो बातें मुझसे कही हैं वो मुझे पूरी तरीके तो समझ में नहीं आए, लेकिन मैं इतना तो समझ गया कि यह मेरे लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल नहीं है। लड़की भी कहती है हाँ तुमने सही समझा। जहाँ पर हमारा एमसी लास्ट क्वेश्चन पूछता है और वह कहता है तो आखिरकार तुम्हारा पर्पस क्या है इस सब के पीछे। क्योंकि पास्ट लाइफ में मिले बिट्रेयल को पाने के बाद हमारा एमसी इतनी आसानी से किसी के ऊपर भरोसा तो करने वाला है नहीं। आखिरकार तुम मेरे नोबल टाइटल के साथ क्या करने के बारे में सोच रही हो। इस सवाल को पूछने के बाद हिलने भी कहती है हे क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। एमसी भी कहता है अरे नहीं, मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूँ आखिरकार तुम मुझे गरुड़ास का लॉर्ड बनाकर क्या पाना चाहती हो। जिसकी बात को सुनकर वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और कहती है यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मुझे इससे मिलने वाला है, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं बता सकती, ना ही मेरा कोई इंटेंशन है इसे बताने के बारे में। जिस बात को सुनने के बाद तो वह भी सीरियस हो जाता है और वहाँ का वक्त मानो एकदम रुक चुका हो।
तभी वहाँ पर वैन की बहन आ जाती है जो कि कहती है ब्रदर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर वैन कहता है अरे कुछ नहीं। तभी उसकी बहन कहती क्या यह कुछ नहीं है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुमने उन बंदों के सामने लड़ाई की थी। वैन कहता है अरे चिंता की बात नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। जहाँ पर हम वैन की सिस्टर को देखते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा गुस्सा होती है और रो भी रही होती है अपने भाई के लिए और सीधा आकर गले लग जाती है और रोते हुए कह रही होती है भाई तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम एकदम ठीक हो, फिर तुम ऐसी बेकार चीजों को करने क्यों चले जाते हो। क्या तुम्हें पता है मैं और माँ आखिरकार हम दोनों तुम्हारे लिए कितने ज्यादा चिंतित थे। जहाँ पर सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हमारे एमसी वैन की जो सिस्टर होती है वे हमारे एमसी वैन से गले लगकर रोने लगती है। हेलन देवी इस इमोशनल सीन को दूर से बैठते हुए देख रही होती है और वहां से जाते हुए कहती है हाँ तो ठीक है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने नाइटहुड को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारे पास राइट होगा अपनी बहन और अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने का। और यह बात तो एकदम पक्की है और इस बात को मैं हिलने नीड्स की कसम खाकर कहती हूँ। और ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। उसकी बात को सुनने के बाद तो एमसी भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी बताता है जब मेरी माँ ने यह सुना कि मैंने प्यूरिफायर्स के साथ लड़ाई की तो उन्हें तो कुछ पल के लिए यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने टाउन के लोगों को देखा जो कि मेरी शुक्रिया कर रहे थे जब मैंने उनकी मदद की, तो इस सीन को देखने के बाद वे भी खुश हो गई। जहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं जो कि कह रही होती है लड़के तुम तो सच में अपने फादर के ऊपर गए हो, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। और उस दिन माँ सच में स्माइल करी थी और हमने एकेडमी के बारे में भी बातें की उस दिन। जहाँ पर इस बात को सुनकर तो उसकी माँ भी चौंक जाती है। वह कहती है क्या कैपिटल में स्कूल में। एमसी भी कहता है हाँ देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ पर गरुडास भी एडमिशन ले सकते हैं। एमसी कहता है मैंने उसके बाद उनको रिवॉर्ड्स के बारे में और रिकमेंडेशन के बारे में भी बताया और मेरी चॉइस के बारे में भी। उसकी बहन को भी अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता। वह कहती है क्या यह ठीक रहेगा। जहाँ पर एमसी कहता है हाँ मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ आखिरकार गरुडास किसके लिए कैपेबल हैं और यह भी कि हम उनसे इन्फीरियर नहीं हैं। जहाँ पर वह मन में भी सोचता है मैंने कई दिनों तक इसके ऊपर विचार किया लेकिन मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला, आखिरकार मैं अपने लोगों को कैसे बचाऊं। और वैसे भी मेरी पुरानी लाइफ एक असैसिन के तौर पर इसी तरीके से सेंस बनाई क्योंकि मैंने थ्रोन के उत्तराधिकारी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन अपनी इस लाइफ में मैं उसके साथ कभी भी टीम अप नहीं करने वाला। और वैसे भी आखिरकार मैं इस किंगडम को अपने आप से ही अकेले तो बिना किसी प्लान के साथ बदल नहीं सकता ना। मैं हेलने के ट्रू इंटेंशंस को भी अभी तक नहीं जान पाया हूँ, लेकिन एक बात तो पक्की है अगर मैंने उसके ऑफर को स्वीकार कर लिया तो मेरे पास एक और रास्ता होगा। वैसे भी मैं एक बार मर चुका हूँ, अगर मेरे पास कोई रास्ता है जिसमें मुझे खतरा है तो मैं वह भी चुन लूँगा, चाहे वह कितनी भी छोटी से छोटी हो क्यों ना हो। मैं हर चीज़ को चुनूंगा। मैं इस पूरे भेदभाव को मिटाना चाहता हूँ हमारे प्रति, गरुडास के प्रति जो भी भेदभाव है मैं इस पूरे भेदभाव को पूरी कंट्री से मिटाना चाहता हूँ। जिसके ऐसे जूस भरे बयान को सुनने के बाद तो उसकी माँ और उसकी बहन दोनों ही चौंक जाती हैं। जहाँ पर हमारे एमसी की माँ तो उसके अंदर हमारे वैन के फादर को देख पा रही होती हैं और कहती हैं देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तुमसे मना भी करूँगी तो भी तुम नहीं मानोगे, और अगर मैं यह भी कहूँगी कि तुम रुक जाओ तो तुम तब भी नहीं रुकोगी। यह जिद्दीपन तुमने सच में उसी से ग्रैंड किया है। एमसी भी कहता है थैंक यू, लेकिन तभी उसकी माँ एकदम सीरियस हो जाती है और वह कहती है हे आखिरकार तुमने उसकी एंट्रेंस फीस और ट्यूशन फीस के बारे में क्या सोचा है। आखिर तुम उसे कैसे कवर अप करोगे। आखिरकार तुम्हारे स्कूल तो फ्री होने वाला नहीं है ना। जिसकी बात को सुनकर तो वैन भी चौंक जाता है। वो सोचता है अरे नहीं मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। जहाँ पर उसकी माँ भी उसके चेहरे को देखने के बाद कहती है सच कहूँ तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, चलो ठीक है मैं कहीं ना कहीं से रुपयों का इंतजाम कर ही लूंगी। जहाँ पर उसकी बहन भी कहती है तो ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और अपने ब्रदर को सपोर्ट करूंगी। जहाँ पर वैन भी कह रहा होता है रुको रुको रुको, मैं तुम्हें इसे काम करने के लिए जो नहीं डाल सकता, क्या मैं खुद से कुछ अर्न नहीं कर सकता क्या। लेकिन आखिरकार यहाँ पर ऐसी कोई जॉब भी नहीं है जो कि गरुडास को अच्छा पे करे। तभी बताया जाता है तभी मनी की प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गई। जहाँ पर हम सोने के सिक्कों से भरा एक पोटला देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि हेलन ने दिया होता है और वह बताती है यह उन्हीं लोगों की बाउंटी है जिनको तुमने खत्म किया था। क्या मैंने तुमको इसके बारे में बताया नहीं था क्या। फिर उसके बाद वह दिन भी आ जाता है जब हमारे एमसी के जाने का दिन आ जाता है। जहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है सिटी में काफी सारे ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें जो कि तुम्हें घर न होने पर काफी हार्शली ट्रीट करेंगे। तुम्हें उनमें से कईयों के साथ डील करना होगा, लेकिन कभी भी अपने आप को तंग मत होने देना उनसे और अपने सिर को हमेशा ऊंचा करके रखना। तुम तुम्हारी माँ के गर्व और खुशी हो। जहाँ पर वैन भी कहता है हाँ माँ मैं अपना बेस्ट करूँगा। जहाँ पर उसकी बहन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारे लिए मशरूम सूप बनाऊंगी
और ऐसा कहकर वे दोनों ही हमारे एमसी को अलविदा करते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और वहां से जाते हुए वैन भी मन में सोच रहा होता है, इस टाइम पर मैं सच में अपने प्रॉमिस को पूरा करके दिखाऊंगा। और ऐसा कहकर वह वहां से निकल जाता है और फाइनली वह पहुंच चुका होता है अपनी एकेडमी में। इतनी बड़ी एकेडमी को देखने के बाद तो वैन भी चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में यही है एकेडमी? जहाँ पर वह देखता है वहाँ पर और भी काफी सारे लोग आए होते हैं जिन्हें अपना एडमिशन कराना होता है। तभी एक स्टूडेंट अपना जो रिकमेंडेशन लेटर है उसे लेकर गार्ड के पास जाता है और कहता है, ये लो मेरा रिकमेंडेशन लेटर, मेरा नाम एलेक्स वॉन होनवर्ग है, मेरे फादर लॉर्ड होनवर्ग ने मुझे रिकमेंड किया है। उसके नाम को सुनने के तुरंत बाद ही वह गार्ड उसको झुककर रेस्पेक्ट पे करता है। ऐसा ही कुछ एक और लड़की के साथ भी करता है, जो कि आकर अपना रिकमेंडेशन लेटर दिखाती है और उसे जाने के लिए कह दिया जाता है। इन दोनों के बाद जो नेक्स्ट वाला बंदा होता है वह और कोई नहीं बल्कि वैन होता है। और वैन की लाल आंखों को देखने के बाद वहां पर खड़ा गार्ड भी चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? सारे ही स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है वह हमारे वैन की तरफ जाती है और वे देखते हैं हमारे वैन की लाल आंखों को और कहते हैं, आखिरकार यह तो एक गरुड़ा है, गरुड़ा यहाँ पर कर क्या रहा है? ये कितना डिस्गस्टिंग है। एमसीबी इस सीन को देखने के बाद मन में सोच रहा होता है, यही वह तरीका है जिस तरीके से मुझे हर जगह पर ट्रीट किया जाता है। और वह गार्ड से कहता है, मैं यहाँ पर किसी भी काम को करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आया हूँ। वह गार्ड भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वह कहता है, क्या अप्लाई करने के लिए? आखिरकार तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है? एमसीबी कहता है, यह पता है मुझे, यह एक रॉयल अकेडमी है और मैंने यह भी सुना है कि यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, चाहे वह किसी भी स्टेटस से क्यों ना हो। जहाँ पर उसकी बात को सुनने के बाद वह गार्ड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने स्पीयर को हमारे एमसी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है, तुमने क्या कहा? एंट्रेंस एग्जाम? आखिरकार तुम्हारी जैसे गरुड़ा की एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई? सच में वह गार्ड सिचुएशन को काफी ज्यादा बिगाड़ रहा होता है। एमसीबी मन में सोचता है, सच में यह जो परिस्थिति है काफी खराब हो चुकी है। वैसे तो मैं इसे काफी आसानी से टेक डाउन कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी सीन खड़ा करना नहीं चाहता हूँ और ना ही मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के इस चांस को खराब करना चाहता हूँ। तभी पीछे से एक ओल्ड गार्ड आते हुए कहता है, हे रुक जाओ, हमारे इन एग्जामिनीज के सामने फाइट करना बंद करो। जिस सीनियर की बात को सुनकर वह भी पीछे हट जाता है। उसे देखकर वैन मन में सोचता है, तो चलो कोई अच्छा बंदा तो मिला यहाँ पर जो कि शांति से काम लेता हो। ये तो वह कहता है, वेल वेल वेल, हर साल तुम जैसे लोगों में से कोई ना कोई तो आता ही है, लेकिन तुम सिर्फ एक पागल मूर्ख हो। एमसीबी उसकी बातों को सुनने के बाद परेशान होता है और सोचता है, देखो तो सही, फिर से वही बेकार की बातें। जहाँ पर वह सोल्जर भी कहता है, सुनो बच्चे, यह बात तो ठीक है कि यह एकेडमी बच्चों के बैकग्राउंड को देखने के बाद उनके साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन इस एकेडमी के एग्जाम को देने के लिए तुम्हें किसी न किसी नोबल के पास से एक रिकमेंडेशन लेटर लाना होगा। एमसीबी कहता है, मेरे पास एक है। जिस बात को सुनकर वह गार्ड भी चौंक जाता है, कहता है, क्या तुम्हारे पास है? जहाँ पर वैन उस रिकमेंडेशन लेटर को दिखाते हुए कहता है, देखो इस यह है रिकमेंडेशन लेटर और इसके ऊपर नोबल की सील भी लगी हुई है। और उस सील को देखने के बाद तो वह गार्ड भी चौंक जाता है। वह जूनियर गार्ड चिल्लाते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, ऐसी बेकार की बातों को करना बंद करो। आखिरकार कोई भी नोबल तुम्हारे जैसे गणना को एक रिकमेंडेशन लेटर क्यों देगा? इससे जल्दी से मुझे दो। किसी भी नोबल की सील को जालसाजी करना यह एक काफी बड़ा अपराध है। लेकिन इस टाइम तक हमारा एमसी भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है उस बंदे से, तो वह भी अपने स्ट्रेंथ को दिखाते हुए उस गार्ड को हवा में उड़ा देता है और सीधा जमीन पर देकर मारता है उसे। जिस सीन को देखने के बाद वह सीनियर गार्ड और सारे ही स्टूडेंट्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जहाँ पर वह सीनियर गार्ड उससे पूछता है, हे आखिरकार तुम इतने अजीब तरीके से गिर कैसे गए थे? जूनियर गार्ड बताता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो बस, ये सब इस बास्टर्ड की गलती है, इसी ने कुछ किया है। तभी वहां पर एक एग्जामिनर आता है जो कि कहता है, आखिरकार यहाँ पर कौन दंगा खड़ा कर रहा है? उसे देखने के बाद वहां पर जो दो गार्ड खड़े थे वे झुककर उसे सलाम करते हैं और कहते हैं, हमें माफ करना लॉर्ड एग्जामिनर, नहीं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस ये गर्डा। एग्जामिनर भी वैन की तरफ देखते हुए कहता है, हे आखिरकार कौन हो तुम? वैन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम है वैन क्रूगर, और वह अपनी रिकमेंडेशन लेटर को भी दिखा रहा होता है और वह कहता है, मुझे हेनलेसन स्टेनाइजर द्वारा रिकमेंड किया गया है। हेलने का नाम सुनने के बाद सारे ही स्टूडेंट, यहाँ तक कि एग्जामिनर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वह देखता है उसके रिकमेंडेशन लेटर को और उसे देखने के बाद कहता है, यह वैक्स की सील, यह सिग्नेचर, ये तो पूरी तरीके से स्टेनाइजर फैमिली के हैं। और वह झुक कर हमारे एमसी को ग्रीट करते हुए कहता है, हमें माफ करना हमारे गार्ड की इस रूडनेस के लिए, प्लीज आप अंदर जा सकते हो। सारे ही लोग बात कर रहे होते हैं, क्या इसे स्टेनाइजर फैमिली द्वारा रिकमेंड किया गया है? आखिर यह बंदा है तो है कौन?
वैन भी सोचता है मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा अटेंशन मिल रही है सिर्फ उस एक नाम को सुनने के बाद। देखने से ऐसा लगता है कि हेनले कोई मामूली बंदी नहीं है। जहाँ पर इस टाइम पर हमारा एमसी अकेडमी के अंदर आ चुका होता है और सभी लोगों को एनालाइज करते हुए कहता है यहाँ के लोग सच में काफी सारे इलाइट्स हैं यहाँ पर। तो तभी उसकी नज़र किसी बंदे पर जाती है और उसे देखते हुए मन में सोचता है यह तो डेट्रिच है, एक काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन, लेकिन यह तो मेरी पास्ट लाइफ से एकदम डिफरेंट लग रहा है। और रुको वहाँ देखो, उधर तो ग्रैंड मेज फ्लेम सायल है। यह तो मेरी पास्ट लाइफ में काफी अच्छा फ्लेम मैजिक करता था, काफी तगड़ा मेज था ये। और उधर है लूना रीज, ये एक डिवाइन मेडन जो कि मेरी पिछली लाइफ में काफी पावरफुल थी। तो क्या ये सारे लोग भी इसी एकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे? लेकिन पास्ट लाइफ में इनकी लाइफ एकदम डिफरेंट थी। मुझे से एकदम विपरीत इन सब लोगों ने पास्ट लाइफ में अपने किंगडम में बैटल फील्ड्स में जाकर काफी ज्यादा नाम कमाया था और एक हीरो के नाम के रूप में पूजे भी गए थे। लेकिन जब सिंहासन की यह लड़ाई चालू हुई तो ये सभी लोग करप्ट प्रिंस के कुछ और नहीं बल्कि मोहरे बन के रह गई और इन सभी को मैंने ही अपने हाथों से मारा था। और इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारे एमसी की पावर्स का। और कहता है लेकिन इस लाइफ में मैं उन्हीं के साथ compete करने वाला हूँ। वैसे तो ये इतना इजी होने वाला नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको करने में कामयाब हो गया तो मैं इस किंगडम को भी चेंज करके रख सकता हूँ। तभी एक बंदा हमारे एमसी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है ओ रुको, उधर देखो, उसके तो आंखें लाल हैं। वैन भी कहता है क्या तुम मुझसे कह रहे हो? वह बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है हाँ, और भी कौन है यहाँ पर? और आखिरकार तुम इतनी शांति से यहाँ पर कैसे खड़े हो सकते हो? वैन भी कहता है मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? वह इस बात से और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। वह कहता है आखिरकार कितने रूड हो तुम, क्या तुम्हें पता भी है आखिरकार मैं कौन हूँ? यह किंगडम की सबसे अच्छी अकेडमी में है, आखिरकार तुम गरुड़ा तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? लेकिन हमारा एमसी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। वह मन में ही सोच रहा होता है ये मेरे साथ फिर से हो रहा है, मेरी पिछली जिंदगी पूरी तरीके से ऐसी ही चीजों से भरी हुई थी, शायद से अपने सिर को झुका लेना यह मेरे लिए चीजों को और आसान बना देगा। जहाँ पर वह पास्ट में अपनी माँ की बातों को याद करता है जो कि कह रही होती है कि कभी भी अपने सिर को झुकने मत देना और कभी भी दूसरों को अपने आप को तंग करने मत देना। और उन्हें याद करते हुए कहता है ये शब्द मुझे किसी और ने भी कहे थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि प्रिंस हिंज होता है, जो कि कहता है अगर तुम त्रासापूर्ण नजरों के सामने अपने सिर को झुका लोगे तो कभी भी तुम इक्वालिटी नहीं जीत पाओगे। अपने आप को हमेशा डिग्निटी के साथ रखो वैन। तभी हमारे वैन को वो ख्याल से बाहर निकालते हुए वह बंदा चिल्लाते हुए कहता है ओए क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो बास्टर्ड? और ऐसा कहते हुए हमारे एमसी के कॉलर को पकड़ लेता है। वैन भी काफी सीरियस टोन में कहता है ये सब तुमने ही स्टार्ट किया था। उस बंदे को भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी वैन उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उसी के मोमेंटम का यूज करते हुए उसे ही ग्राउंड पर घुटनों के बल बैठा देता है। इसे देखने के साथ ही वह भी चौंक जाता है और बताया जाता है यह है स्पेलिपेज। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दूसरे अपोनेंट के स्ट्रेंथ को रजिस्ट करने के बजाय उन्हीं के मोमेंटम को मैनिपुलेट करने के साथ उन्हीं के ऊपर हमला किया जाता है। और इसी मूव का कुछ टाइम पहले हमारे एमसी ने उस गार्ड पर भी यूज किया था। इस सीन को देखने के साथ सारे ही कैंडिडेट्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं जब वो देखते हैं एक गरुड़ा ने एक नोबल बच्चे को नीचे घुटनों पर बैठा रखा है। जहाँ पर हमारा एमसी प्यारा बनने का नाटक करते हुए कहता है अरे क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? ये लो मेरा हाथ पकड़ो और खड़े हो जाओ। लेकिन इस टाइम तक वह बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वह कहता है तुम, और अपने पावर्स को भी एक्टिवेट करने लगता है। तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है जो कि कहता है रुक जाओ सभी। और वहाँ पर जो बंदा आया होता है उसे देखने के बाद सारे कैंडिडेट्स यहाँ तक कि हमारा एमसी भी चौंक जाता है। और ये और कोई नहीं बल्कि होता है प्रिंस हेंज, जो कि आने के साथ कहता है गर्डास भी आखिरकार किंगडम के ही अलाइज हैं, तो हम सभी को साथ रहना चाहिए। आखिरकार हमें एक दूसरे के दुश्मन बनने की क्या जरूरत है? उसकी बातों को सुनने के बाद वह बदतमीज बच्चा भी झुक जाता है और कहता है हाँ हाँ सर मुझे माफ करना, पहले ही दिन आपको ऐसी बेकार की चीजों को देखना पड़ा। हेंज भी काफी पोलाइट होते हुए कहता है अरे कोई नहीं, इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं भी तो यहाँ पर एग्जाम देने ही आया हूँ तुम्हारी तरह, तो प्लीज मुझे भी नॉर्मल ही ट्रीट करना। और हाँ तुम भी। जहाँ पर हिंज को वहाँ पर देखने के बाद हमारा एमसी भी चौंक जाता है, मन में सोचता है तो क्या यह भी अकेडमी से ग्रेजुएट हुआ था? तो वहाँ पर देखने के बाद सभी लोगों की जो वहाँ पर सिर्फ एक ही बात होती है अरे वहाँ देखो वो तो नाइन्थ प्रिंस हेंज है। क्या सच में वे भी एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं इस बार हमारे सभी के साथ? ये तो सच में रिमार्केबल है। और क्या तुमने देखा नहीं वे तो गर्डास के साथ भी कितने अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं, ये तो प्रिंस कहलाने के लायक हैं। जहाँ पर हमारे एमसी मन में सोच रहा होता है अगर सोचा जाए जहाँ पर पास्ट में पिछली लाइफ में प्रिंस ने हमारे एमसी से कहा होता है कि मैं एक बार अकेडमी में भी गया था, और प्रेजेंट टाइम में एमसी सोचते हुए कहता तो आखिरकार इसलिए उसने तब ऐसा कहा था। हेंज हमारे एमसी वैन की तरफ देखते हुए कहता है
तुम तो थोड़ा नर्वस लग रहे हो। सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ा नर्वस महसूस हो रहा है। और वैसे भी यह कहा जा रहा है कि एकेडमी एग्जाम थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो होने वाला है, लेकिन इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो एक साथी की तरह अपना बेस्ट देते हैं इसमें। वैन उसकी स्माइल को देखने के बाद सोचता है इसकी यह स्माइल किसी को भी अपने झांसे में डाल दे और अपनी सारी सीक्रेट बातों को खोलने पर मजबूर करा दे। सच में कितनी गर्मजोशी भरी स्माइल है ये। लेकिन आखिरकार मैं तो जानता हूँ इसकी स्माइल के पीछे का इसका असली नेचर। रुको, इसे मैं तो यहाँ पर मार सकता हूँ काफी आसानी से, लेकिन इससे कुछ बदलेगा तो नहीं। मुझे यह भी नहीं भूलना है कि आखिरकार मैं एकेडमी में आया क्यों था। हेंज भी हमारे एमसी की तरफ देखते हुए कहता है, हे क्या हुआ आखिरकार। वैन भी वहां से जाते हुए कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे भी कोई दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसा कहकर वह वहां से निकल जाता है। हेंज को तो समझ में ही नहीं आ रहा होता आखिरकार ये हुआ कि तो हुआ क्या। वह भी अपने हाथ को नीचे कर लेता है। बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी बात करने लगते हैं, देखो तो सही हमारे प्रिंस ने उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसने मना कर दिया। सच में इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं होती, तभी तो इन्हें पशु कहा जाता है। और वही बदतमीज बंदा जिसकी बेइज्जती हमारे एमसी ने थोड़ी देर पहले की होती है, वह तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है इस सब के बाद। तभी वहां पर एग्जामिनर की एंट्री होती है, जो कि सब आते के साथ ही सभी को चुप करा देता है और कहता है इस साल के एग्जामिनर्स के लिए जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है वो खत्म हो चुके हैं और बंद भी हो चुके हैं। अब तुमको वहां पर स्कॉट करके ले जाया जाएगा जहां पर तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, फॉरेस्ट ऑफ द शैडोज में। जिसके नाम को सुनकर सभी स्टूडेंट्स के पसीने छूट जाते हैं, यहाँ तक कि एमसी भी चौंक जाता है इस नाम को सुनने के बाद। तो फाइनली वे पहुंच चुके होते हैं फॉरेस्ट ऑफ द शैडोज में, जहाँ पर वे एग्जामिनर और उसका एक और सीनियर एग्जामिनर होता है जो कि सभी बच्चों को बता रहे होते हैं, आपका फॉरेस्ट ऑफ द शैडोज में स्वागत है और यही फॉरेस्ट तुम्हारा टेस्टिंग ग्राउंड भी होने वाला है इस साल के लिए। जैसा कि तुम जानते हो यह अकेडमी ऐसे एलाइट्स को ट्रेन करने के लिए जानी जाती है जो कि हमारे एम्पायर का फ्यूचर को आगे बढ़ाएंगे। तो अब बेकार की चीजों को करने में वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। और यह होने वाला है तुम्हारे बैचलिन मैजिक प्रोफिशिएंसी का एक टेस्ट। फॉरेस्ट ऑफ द शैडोज एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी सारा माना भरा हुआ है। इसकी गहराइयों में एक काफी खास किस्म का एक फ्लावर खिलता है। तो तुम्हारा टास्क है तुम्हें 10 हेवनली टीयर फ्लावर्स को तोड़कर कलेक्ट करके लाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना इस फॉरेस्ट में काफी सारे ऐसे बीस्ट भी हैं जिनके अंदर माना भरा हुआ है और वे काफी खतरनाक भी हैं। एमसी भी मन में सोचता है, मैंने तो सुना था कि इसका प्रैक्टिकल सच में काफी खतरनाक होता है, लेकिन यह नहीं सुना था कि स्टार्टिंग में ही हमें मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ जाएगा। वह एग्जामिनर आगे बताता है, किसी भी दूसरे कैंडिडेट के साथ इंटरफेयर करना बिल्कुल भी मना है, लेकिन हाँ अगर तुम दूसरे की सहायता करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो एक ग्रुप बनाकर। लेकिन यह बात भी ध्यान रखना, अगर तुमने कोई ग्रुप बनाया तो तुम्हें अपने ग्रुप के सभी साथियों के लिए 10-10 हेवनली टीयर फ्लावर इकट्ठे करने होंगे और जितना बड़ा ग्रुप होगा तुम्हारा उतनी ही तुम्हारी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। और इस बार टाइम लिमिट होने वाली है शाम तक की। तभी दूसरा कहता है, और हाँ तुम जब एग्जाम चालू करोगे उससे पहले तुम्हें ये बैच से दिए जाएंगी। अगर तुम किसी भी खतरे में फंस जाओ तो तुम्हें इसे क्रश कर देना, तुम्हारे पास एग्जामिनर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा और तुम्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने यह काम किया तो तुम्हें तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एग्जाम अभी से चालू होता है, जल्दी से फॉरेस्ट के अंदर जाओ और अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करो। जहाँ पर एग्जाम के चालू होते ही काफी सारे लोग अपनी अपनी टीम बनाने में ध्यान देने लगते हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत से ही एक्सपेक्टेड था, हमारा एमसी जो कि एक गर्ड है, आखिरकार उसके साथ कौन ही टीम बनाना चाहेगा। कहीं ना कहीं हमारे एमसी को भी इसके बारे में पता था, तो वह भी कहता है ठीक है तो मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ। तो ऐसा कहकर वह सीधा एग्जामिनर के पास जाता है और उनके पास जाकर उनसे सीधा बैच मांगने लगता है। हमारे एमसी यानी कि गरुड़ा को देखने के बाद तो उस एग्जामिनर को भी थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन फाइनली वह उसे उस बैच को दे देता है और हमारा 1 मैन आर्मी एमसी अकेला ही फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। पीछे से हम उस बदतमीज बंदे की सातरे स्माइल को देख सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यह कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारे एमसी की मुलाकात हो चुकी होती है उसके पहले खतरे से, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक वियर टाइप मॉन्स्टर होता है। उसे देखने के बाद तो एमसी भी कहता है ये तो मिड साइज का मैजिक बीस्ट है, और बताया जाता है जो एनिमल स्ट्रॉन्ग माना को इनहेरिट कर लेते हैं उन्हें मैजिक बीस्ट कहा जाता है। और जो एनिमल्स जो कि पहले से ह्यूमंस के मुकाबले काफी ज्यादा फिजिकल में पावरफुल होते हैं और जब वे माना को भी इनहेरिट कर लेते हैं तो वह किसी भी मेज से भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और वह सीधा बीस्ट हमारे एमसी की तरफ अटैक कर जाता है। क्योंकि मैं पिछली लाइफ में एक असैसिन रह चुका हूँ तो मेरा बीस्ट के साथ ज्यादा पाला पड़ा नहीं, और तभी वह भी स्टैंड पे आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। और यहाँ पर मारा होता है काफी खतरनाक सा पंच उस बीस्ट के ऊपर, और ये कोई नॉर्मल पंच नहीं होता, बताया जाता है यह होती है मैजिक बीस्ट स्लेइंग आर्ट जेरिस क्लैग।
बेसिकली ये टेक्निक मूवमेंट बनाने पर फोकस करती है, जिसमें एक सिंगल स्ट्राइक को मारा जाता है और इस स्ट्राइक से एक काफी खतरनाक सी वेव जनरेट होती है जो कि किसी भी मैजिक बीस्ट के डिफेंस को सरपास करते हुए उसकी बॉडी को पेनिट्रेट कर देती है। वैसे तो इस स्ट्राइक को किसी ऐसे दुश्मन पर करना थोड़ा मुश्किल होगा जो कि पहले से ही काफी ज्यादा सतर्क हो, लेकिन ऐसे बीस्ट जिनके पास माइंड ही नहीं होता तो वो तो क्या ही सतर्क रहेंगे, उनके ऊपर तो इस स्ट्राइक का काफी खतरनाक अटैक होता है। जहां पर हम देख भी सकते हैं हमारे एमसी की एक ही स्ट्राइक की वजह से वह बीस्ट तो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और सोचता है जब मैं एक असैसिन था तो मुझे भी कई बार घूमते हुए कुछ मैजिक बीस्ट मिले थे और मैंने उनसे फाइट भी की थी, तो मैं ये पता है कि आखिरकार मैजिक बीस्ट के साथ डील कैसे करनी है। ये थोड़ा बुरा तो है, लेकिन तभी वह पीछे कर देखता है जहाँ पर हम दो बंदों को देखते हैं जो कि छुप कर उसे ही देख रहे होते हैं, जिन्हें नोटिस करने के बाद वह भी परेशान हो जाता है। वह भी सोचता है लगता है दो छछूंदर और पीछे पड़ गए। हम देखते हैं वे दोनों और कोई नहीं बल्कि वही बदतमीज बंदा और उसके साथ उसका एक और कंपेनियन होता है जो कि कहता है वह बंदा आखिरकार उसने ऐसा किया कैसे। जहाँ पर वह बदतमीज लड़का कहता है अरे कुछ नहीं, उसने किसी पॉइजन का यूज किया होगा तभी तो उसने इतनी आसानी से उसे टेक डाउन कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता इस जैसा कोई गरुड़ा इतने खतरनाक मैजिक बीस्ट को टेक डाउन कर सके, लेकिन इसकी ये चीप ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली। दूसरा लड़का भी कहता है क्या तुम इसे सच में करने वाले हो? उन्होंने हमको साफ साफ कहा था कि हमें किसी भी बंदे के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, ये एकदम फोरबिडन है। तभी वह पहले वाला बंदा कहता है अरे हाँ ये तो सिर्फ मुंह पर कहने की बातें हैं, लेकिन हम एग्जामिनर को भी साफ साफ देख सकते थे कि उनका कोई भी प्लान नहीं है इस जैसे किसी गरुड़ा को एग्जाम में पास होने देने का। और क्या तुम्हें पता नहीं है उसने हमारी हिज हाइनेस की भी इंसल्ट की थी, तो अगर मैं उसे मार भी दूं तो कोई भी मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करेगा। वहीं हम दूसरी तरफ उसी सीनियर एग्जामिनर और उसी ओल्ड गार्ड को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहे होते हैं। गार्ड भी कहता है प्लीज इस तरफ आइए, जहाँ पर वे चलते चलते काफी बड़े रूम के पास पहुंच जाते हैं। एग्जामिनर कहता है ठीक है तो मुझे अपनी चाबी दो। गार्ड भी चौंक जाता है, वह कहता है क्या यह ठीक रहेगा? एग्जामिनर कहता है अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, वह बीस्ट कंट्रोल मैजिक से पहले ही बंधा हुआ है और वैसे भी मैं इसके ऊपर एक टारगेट सेट करने वाला हूँ और वह टारगेट और कोई नहीं बल्कि वही पशु होने वाला है जो कि हमारी अकेडमी में घुसा आया है। और इस टाइम पर उसका मतलब किसी और से नहीं बल्कि हमारे एमसी से होता है। जहां पर वह एग्जामिनर कहता है हाँ अकेडमी के रूल्स के चलते हम किसी भी कैंडिडेट को रिकमेंडेशन लेटर के साथ वापस नहीं भेज सकते, लेकिन उस जैसा कोई कैंडिडेट हमारी इस खतरनाक और प्यारी अकेडमी को और इसकी प्रतिष्ठा को खराब कर देगा और उन जैसे कैंडिडेट के साथ बेकार की चीजें होना तो पक्का ही है। गार्ड कहता है लेकिन अगर किसी और कैंडिडेट को कुछ हो गया तो? एग्जामिनर कहता है अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, वह गरुड़ा अकेला ही है, उसके साथ कोई भी बंदा नहीं गया। और वैसे भी आखिरकार कौन सा ही कैंडिडेट उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। वह जाकर उस दरवाजे को खोलने लगता है और वह एग्जामिनर पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है तो जाओ जल्दी से जाओ तुम बीस्ट, उस बेकार के गरुड़ा को खत्म कर दो और हमारे इस अकेडमी की प्राइड को बचाओ। तभी दूसरे एग्जामिनर को भी कुछ एहसास होता है। वह कहता है वैसे मुझे इस साल के इस एग्जाम के बारे में थोड़ी बैड फीलिंग आ रही है। जहाँ पर वह एग्जामिनर कहता है हे आखिरकार तुम्हें क्या कुछ अजीब महसूस हुआ? पहले वाला बंदा भी कहता है नहीं अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है, एग्जाम के दौरान तुम कहाँ गए थे? पहले वाला बंदा भी कहता है अरे कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आगे के एग्जाम के बारे में चीजों को तैयार करने गया था। आई गेस उसके ऐसे हाव भावों को देखने के बाद वे पहले वाला एग्जामिनर भी चौंकन्ना हो जाता है, उसे भी पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ पर हम अगले सीन में हमारे एमसी को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर पहुंच चुका होता है और वह अपने सामने देखता है उन्हीं फ्लावर्स को और सोचता है ये तो सिर्फ सेम वही फ्लावर्स हैं जिनके बारे में बताया गया था, तो आखिरकार इन्हें कहा जाता है हेवनली टीयर फ्लावर। अगर मैं इनमें से एक को भी ले लूंगा तो मेरा एग्जाम पास हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आखिर तुम्हारा बाहर आने के बारे में क्या ख्याल है? जहाँ पर वे दोनों बंदे वहीं पर होते हैं, जहाँ पर वे बंदा हमारे एमसी की देखते हुए कहता है तो तुमने मुझे नोटिस कर ही लिया, तो अच्छा गर्डर्स के पास सच में कुत्तों की तरह काफी अच्छी नाक होती है। एमसी भी कहता है अरे नहीं ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे हमेशा से पता है कि जो कावर्ड लोग होते हैं वे हमेशा पीछे से ही अटैक करते हैं। लेकिन तभी सोचता है अरे नहीं मैं तो एक असासिन हूँ और असासिन्स भी तो पीछे से, अरे नहीं मुझे ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए। दूसरा वाला बंदा भी कहता है हे तुम अभी भी कूल एक्ट कर रहे हो। जहाँ पर वह पहले वाला बंदा कहता है हम तुमको प्रूव करके दिखा देंगे कि तुम इस अकेडमी के लिए लायक हो ही नहीं। एमसी भी स्ट्रेचिंग करते हुए कहता है अरे बातों को टालना बंद करो, तुम तो बस यहाँ पर मुझसे रिवेंज लेने के लिए आए हो क्योंकि मैंने तुम्हें पूरे पब्लिक के बीच में ह्यूमिलेट किया था और जैसा मैं अंदाजा लगा सकता हूँ यही तुम्हारा ट्रू मोटिव भी है। आज मैं तुम्हारे अंदर की ये जितनी भी बेकार की सस्ती सी प्राइड है इस सबको हटा दूंगा। और उसकी ऐसी बात को सुनकर वह बंदा का ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और वे दोनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। उन्हें देखने के बाद तो हमारा एमसी भी सोचता है ये दोनों तो, एक तो मेज है, एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन, दोनों का कॉम्बिनेशन सच में काफी ज्यादा अच्छा है। आखिर अब मुझे इन दोनों को कैसे हैंडल करना चाहिए। और बताया जाता है कॉम्बैक्ट स्टाइल में माना को यूज करने का तरीका बोल्डली मोटे तौर पर 3 तरीकों में बांटा गया है। पहला तो सबसे कॉमन, स्पेल पढ़ो और फाइट करो, जिन्हें माना कास्टर या स्पेल कास्टर कहा जाता है। और दूसरे वो होते हैं जो कि अपने वेपन्स में अपने माना को इन्फ्यूज कर लेते हैं। ज्यादातर लोग तो स्वॉर्ड्स में करते हैं, लेकिन इन लोगों को कहा जाता है ब्लेड मेजेस। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने फिजिकल एनहेंसमेंट के लिए अपने माना को अपनी बॉडी में ही रखते हैं, जिन्हें कहा जाता है माना मुट्ठी, मेरा मतलब माना फिस्ट। और जब दो अलग अलग स्टाइल के लोग एक दूसरे के साथ टीम अप करते हैं तो वे एक दूसरे की कमियों को छुपा देते हैं, जिससे ये कॉम्बिनेशन काफी डेडली हो जाता है। जहाँ पर हमारा एमसी उन दोनों लड़कों के चेहरे को देखते हुए कहता है, लगता है इन दोनों के पास किसी को मारने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि ये मरने के लिए तो एकदम तैयार है। लेकिन रुको, मैं इन लोगों को ऐसे नहीं मार सकता। जहाँ पर बताया जाता है ऐसा एमसी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वैन जो कि एक गरुड़ा है जो कि मर भी जाए तो इस सबको एक एक्सीडेंट दिखाकर, एग्जाम के बीच एक्सीडेंट दिखाकर सबको दफना दिया जाएगा। लेकिन अगर एक नोबल चाइल्ड का खात्मा हो जाए तो जितने भी नोबल हाउसेस हैं वे अपनी पावर्स को मोबिलाइज करेंगे और उस किलर को ट्रैक करेंगे और वहां जाकर अपना बदला लेंगे। वैसे भी आजकल के नोबल हाउसेस इतने भी ज्यादा दयावान नहीं हैं, तो मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। और वैसे भी मैं अब लाइट के पाथ पर चलने वाला हूँ और चलना चाहता भी हूँ, और मैं फिर से उन्हीं डेडली टेक्निक्स का यूज करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इनकी स्पिरिट और फोर्स दोनों को ही क्रश करके रख दूंगा। एमसी के सीरियस फेस को देखने को हो तो वे बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे इसकी ये आंखें बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ऐसा कहकर वे अपने स्पेल्स को पढ़ने लगता है और अटैक कर देता है, जो कि सीधा अटैक हमारे एमसी की तरफ ही बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी एमसी किसी चीज को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक कट लग चुका होता है। वह बंदा भी कहता है, क्या तुमने मेरी इतनी फैटल स्ट्राइक को डॉज कर लिया, तुम तो सच में काफी ज्यादा शार्प हो। एमसी अटैक को देखने के बाद कहता है, तो क्या ये एक विंड स्लैश था। वह बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ ये हमारे घर का एक काफी खतरनाक अटैक है, तुम इसके माना को नहीं देख सकते, ये एक इनविजिबल ब्लेड की तरह है। तो अब इसके बारे में क्या, अब तुम अगर घुटनों के बल बैठकर भी माफी मांगोगे तो तुमको फिर भी माफी नहीं मिलेगी। एमसी भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है तुम ऐसी ही बेकार की बातों को करना जानते हो और तुम जैसे बड़बोले बच्चे से और कुछ से होता ही नहीं। क्या तुमको तुम्हारी फैमिली में भी यही सिखाया जाता है। जिसकी ऐसी चिड़चिड़ी बातों को सुनने के बाद तो हाँ वह बंदा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस बार वह अपने काफी पावरफुल मैजिक के साथ हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। हमारा एमसी भी उसके अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर रहा होता है, जिस सीन को देखकर वह बंदा भी चौंक जाता है। कहता है, क्या तुम्हें इस दिख रहा है ये अटैक। एमसी भी मन में कहता है, नहीं अटैक तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे किनिंग इंटेंट को काफी आसानी से देख पा रहा हूँ। और वह सीधा जाकर उस बंदे के पेट पर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस अटैक के साथ डायरेक्ट हिट होने की वजह से उस बंदे को भी काफी तगड़ी चोट लगी होती है और वह दूर जाकर गिरता है। वह मैजिक स्वॉर्ड्समैन भी काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ऐसा कहने के साथ ही सीधा हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। लेकिन जब हमारा एमसी उसकी टेक्निक को देखता है तो वह सोचता है इसका जो अटैक है वह सिंपल एंचेंट टाइप का है, जब तक कि मैं इसकी ब्लेड से टच ना होऊंगा यह सिर्फ एक स्वॉर्ड ही है। और बताया जाता है यह इतना इजी भी नहीं है जितना कि ये सुनने में लगता है, क्योंकि इसकी स्वॉर्ड की टिप किसी भी पंच के अटैक से काफी ज्यादा ही तेजी से 2 या 3 गुना तेजी होती है। लेकिन हमारा वैन अपने लाइटनिंग स्टेप्स के साथ उसके नंगो हाथों को काफी आसानी से बिना उसकी स्वॉर्ड को पकड़े हुए कंट्रोल कर सकता है। जहाँ पर हमारे वैन ने उसके हाथ को मोड़कर उसे काफी आसानी से जमीन पर गिरा दिया होता है। लिटरली उस मेज की भी हालत काफी खराब होती है। एमसी भी कहता है, क्या क्या और तुम चाहते हो और कुछ पिटना। अगर तुम चाहते हो तो इस बार मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। जिसके ऐसे सीरियस फेस को देखने के बाद तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं। मेज भी घबराते हुए कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मुझे माफ कर देना, मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी हमारे एमसी को कुछ महसूस होता है और कहता है, रुको मुझे कुछ वियर्ड महसूस हुआ है, तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। वहाँ की जमीन काफी जोरों से हिल रही होती है और उनके सामने आ चुका होता है एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर, जिसे देखने के बाद एमसी के साथ साथ वो दोनों बंदे भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। और वह मॉन्स्टर आते के साथ ही तीनों बंदों को काफी तगड़ा टैकल अटैक मारता है, जिसमें उन दोनों बंदों को चोट लगती ही है। साथ ही हमारा एमसी दूर आकर गिरता है। वह भी सोचता है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, एक हेल वॉर यहाँ पर कर क्या रहा है।
मेज भी कहता है क्या क्या यह तो एक हाई रैंक की मॉन्स्टर है, जहां पर वह मॉन्स्टर फिर से तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए, जिसे देखने के बाद एमसी को भी आइडिया लग जाता है कि ये फिर से अटैक करने वाला है और बताया जाता है हेल वॉर। इसे कर्ज्ड फैंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके माना चार्ज का चार्ज अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। नहीं ये सब क्या हो रहा है? तभी वह उन दोनों बंदों से कहता है तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकलो, जल्दी से वहां से भाग जाओ। स्वॉर्ड्समैन तो कहता है ठीक है मैं जा, लेकिन मेज कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता। एमसी भी पीछे मुड़ कर देखता है आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं जा पा रहा। वे देखते हैं कि उसके पाँव में काफी गहरी चोट लग चुकी होती है। मेज भी बताता है मुझे लगता है कि यह टांग टूट चुकी है, मैं तो मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा हूँ। वैन भी कहता है क्या ये सब अभी ही होना चाहा? अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ क्या मुझे इसे अपनी पीठ पर बैठा कर यहाँ से भागना चाहिए? लेकिन अगर मैं थोड़ा भी स्लो हुआ तो यह तो मुझे पकड़ कर मार देगा। और यहाँ पर हेल वॉर की ये कहवट होती है, वह जिसको मार्क किया जाता है उसके पीछे ही पड़े जाते हैं और उसे मार कर ही छोड़ते हैं। क्या मुझे अपने बैच को क्रश कर देना चाहिए और मदद बुला लेनी चाहिए? लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर वह मेज भी कहता है तुम्हें इस सब के बारे में भूल जाना चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। आखिरकार मैं हाउस ऑफ वेल्ट्रिच का एक सदस्य हूँ, मैं इस मामले को हैंडल कर सकता हूँ। उसकी ऐसी बात को सुनकर वह स्वॉर्ड्समैन भी खुश हो जाता है और कहता है रिडिकुलस बातों को करना बंद करो। अगर मैं अपने कंपेनियन को ऐसे ही यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दूंगा तो यह तो मेरे परिवार के ऊपर एक कलंक माना जाएगा। वहाँ पर वे दोनों ऐसे हंसी मजाक की बातें कर रहे होते हैं। हमारा एमसीयू उनसे कहता है तुम्हें अपने बैच को क्रश कर देना चाहिए और यहाँ पर मदद बुला लेनी चाहिए, तब तक के लिए मैं थोड़ा टाइम बाय कर लूंगा तुम्हारे लिए। जहाँ पर वह स्वॉर्ड्समैन थोड़ा बहुत घबराते हुए कहता है अगर हम इस बेकार की वजह से यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो ये हमारे फैमिली के लिए काफी निराशा की बात होगी। मेज भी कहता है हाँ यह सही कह रहा है, हम अपनी फैमिली के हॉनर को यूं ही लूज नहीं कर सकते, तो हम मरते दम तक फाइट करेंगे। वैन भी समझ जाता है ये बंदे एकदम जिद्दी हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता और कहता है सच में कितनी चीप प्राइड है तुम्हारी। मेज तो फिर से चिल्लाने लगता है और कहता है हे आखिरकार क्या कह रहे हो तुम? जहाँ पर वैन उन पर चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम्हें लड़ना ही है तो जीतने के लिए लड़ो, और यही असली मतलब होता है नोबल प्राइड का। जहाँ पर मेज कहता है तुम तो एक बेकार के गरुड़ा हो। लेकिन तभी वे अपने सामने नोटिस करते हैं जहाँ पर वह हेल वॉर तैयार हो चुका होता है अटैक करने के लिए। कमीना इंस्ट्रक्टर कहता है उनका तो टाइम पूरा हो चुका होगा। जहाँ पर वह दूसरा एग्जामिनर भी कहता है आखिर किसका काम पूरा हुआ? जहाँ पर वह कमीना कहता है अरे कोई बात नहीं, कुछ भी बेकार की बात है। क्या अभी तक तुमको किसी ने मदद के लिए बुलाया है वहाँ पर? वह बंदा भी कहता है नहीं अभी तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। उसकी बात को सुनकर वह एग्जामिनर भी कहता है अच्छा तो यह तो काफी अच्छा है, और मन में सोचता है लगता है उस बंदे के पास अपने आप के लिए मदद बुलाने के लिए टाइम भी नहीं बचा होगा, उससे पहले ही उसका काम तमाम हो गया होगा। और बताया जाता है जब उन बच्चों का एग्जाम चालू हुआ था उससे पहले उनके सारे ही रिलेटेड सामान को ले लिया गया था हमारे एमसी से, उसके बैग को भी, और उस बैग को ले जाकर उस फैंग वोर को सुंघाया गया होता है जिससे वह बोर हमारे एमसी के पीछे पड़ चुका है। और वह कमीना सोच रहा होता है अब तक तो उसका काम तमाम भी हो गया होगा, अब तो मुझे सिर्फ रिपोर्ट की जरूरत है, वो भी आने वाली होगी थोड़ी देर में। और ऐसा सोचकर वह भी हंसने लगता है। वह दूसरा एग्जामिनर भी चौंक जाता है क्या हो गया ऐसे। जहाँ पर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे एमसीओ के टीममेट के ऊपर अटैक हो चुका होता है। वे सारे ही लोग उसे अपनी तरफ आता हुआ देख कर चौकन्ना हो जाते हैं और कहते हैं ये तो आ रहा है। वैन कहता है मैं इसे रोकता हूँ, तुम्हें जो भी ओपनिंग मिले वहीं पर अटैक कर देना। मेज तो अभी भी नक चढ़ा हुआ बना हुआ होता है। वह कहता है तुम बास्टर्ड आखिरकार तुम मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जहाँ पर वह सुअर अपने सिर से अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी हमारे एमसी को कुछ दिखता है और वह सीधा ही उस बोर की तरफ चार्ज कर देता है और करता है एक काफी खतरनाक सी रिट्रीब्यूशन प्लस कोलैप्स स्ट्राइक, जिसका इम्पैक्ट सच में काफी खतरनाक होता है। लिटरली उस वॉर के अटैक को भी रोक लिया गया होता है उस स्ट्राइक से, जिसकी ऐसी फिजिकल पावर को देखने के बाद वे दोनों बंदे भी चौंक जाते हैं। बताया जाता है रिट्रीब्यूशन यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दूसरे बंदे के यानी कि हमारे दुश्मन के मोशन पॉइंट पर स्ट्राइक किया जाता है। जब वह सुअर अपने अटैक को करने के लिए अपने सिर को घुमाता है तो उसका मोशन पॉइंट उसके सिर पर होता है, और वैन ने भी उसी पॉइंट पर अटैक किया था, लेकिन फिर भी यह स्ट्राइक काम नहीं आई क्योंकि हमारा एमसी 10 साल पीछे रीइंकार्नेट हो चुका है, जिस वजह से उसका बॉडी वेट और मसल मास भी रिड्यूस हो चुका है। और इस टाइम के हमारे वैन के यह स्ट्राइक इतनी इनफ नहीं है कि वे इतने खतरनाक मॉन्स्टर को टेक डाउन कर सकें। वैन भी पीछे की ओर इशारा करता है। इशारा मिलते के साथ ही वह विंड मेज भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और करता है काफी खतरनाक सा अटैक उस सुअर के ऊपर। वहीं वह दूसरी ओर मैजिक स्वॉर्ड्समैन भी तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए,
लेकिन अटैक तो करता है, लेकिन वे उसके मैजिक वेरियर को भी भेद नहीं पा रहे होते। वह भी सोचता है इसकी स्किन तो काफी ज्यादा टफ है। जहाँ पर उस सुअर ने भी अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लिया होता है। वैन सभी से दूर हटने के लिए चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन हम उस सुअर का सीन देखते हैं जो कि पीछे की ओर दौड़ते हुए रिट्रीट करने लगता है। उसके चले जाने के बाद उन लोगों की जान में जान आती है। एमसी अपने पीछे देखता है जहाँ पर वे दोनों लोग ही काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। वे कहते हैं, अरे नहीं, ये तो काफी ज्यादा दुख रहा है। वैन भी कहता है, चलो ठीक है, तुम दोनों अलाइव तो हो। जहाँ पर वह मेज कहता है, मैंने इस बार सच में काफी खतरनाक अटैक किया था, क्या मैं ऐसा दोबारा भी कर पाऊंगा? स्वॉर्ड्समैन भी कहता है, हाँ ये वही है जो मैं कर सकता था, लेकिन इसके बाद मैं भी मेरी स्वॉर्ड भी उस पर कोई खरोच भी नहीं डाल पाई। जहाँ पर वैन कहता है, ठीक है, तो अब तुम्हारा हो गया हो तो खड़े हो जाओ, दोबारा से हमें यही करना है। जिसकी बात को सुनकर वह स्वॉर्ड्समैन और मेज दोनों ही चौंक जाते हैं। और वैन भी कहता है, अगली बार हम इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर जो कि जल्द ही आ जाएगा। अगर आपने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।